राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर नाटककार और संगीत नाटक अकादमी के डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा सुमन कुमार। नाटक में अभिनेता जब मंच पर आते हैं उससे पहले वो कठिन अभ्यास और साधना से होकर गुजरते हैं। मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वो एक दो बार या अल्लाह बुलाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। ढंढेरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वो कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वो छड़ को फेंक देना चाहता है। फिर वो आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वो एक कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से संदेश संप्रेषित करने के लिए कई तरह के थिएटर एक्सरसाइजेस हैं। कभी वे अपने ही शरीर में सिकुड़कर चरित्र को आत्मरक्षात्मक और जीर्ण बना लेते हैं, और कभी आकाश की ओर फैलते हुए अपने आसपास के क्षेत्र पर अधिकार जताते हैं। आवाज़ों और रूपाकारों के लिए वे अपने को इस तरह तैयार करते हैं कि आखिरकार चरित्र को अभिनीत करने में उन्हें अतिरिक्त प्रयास करते हुए पकड़ा न जा सके। अभिनय के लिए तैयार होने वाले ये अभिनेता जब एक कुशल प्रशिक्षक और किसी अनुभवी नाटककार की देखरेख में अपनी प्रतिभा निखार रहे होते हैं तो ये भी एक विस्मित कर देने वाला दृश्य होता है। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं सुमन कुमार, जो एक ऐसे ही अनुभवी प्रशिक्षक और रंगकर्मी हैं। अभी हम जितना प्रेशर लग रहा है उसी प्रेशर को आप लीजिए और फिर अपने स्थिर आइए। चलिए, एक हम कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, नाटक है, हिलेगा नहीं, लेकिन पूरा जोर लगाना है। अपने साथी के बर्दाश्त की हद को समझना है कि वो फेंका ना जाए, अपनी जगह स्थिर रहे, और मैं अपना पूरा दम भी लगा रहा हूँ। वहाँ पहुँच गए नीचे। अब सड़क पे पास आ गए। वहां से फिर वापस उसी तरह आ रहे। 8 दिसंबर 1967 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे सुमन कुमार की शुरुआती पढ़ाई लिखाई समस्तीपुर और किशनगंज में हुई, और उच्च शिक्षा के लिए वो पटना आ गए, जहां से उन्होंने फिजिक्स ऑनर्स, बीएड और एलएलबी किया, और पटना में इप्टा के साथ जुड़कर रंगकर्म में खुद को खूब डुबाए रखा। सुमन कुमार 1993 में दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आ गए, जहां से उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, स्वानंद किरकिरे, सुब्रत दत्त और गीतांजलि कुलकर्णी के साथ रंगकर्म की शिक्षा ली। अलबेला जी अपनी दुल्हन को लेके चले आए हैं, जरा उनके लिए कुछ गा दीजिए। हाँ, गाइए। दुल्हन धीरे धीरे चलिहा ससुर गलिया, दुल्हन धीरे धीरे चलिहा ससुर गलिया, ससुर गलिया हो अनार गलिया, ससुर गलिया हो अनार गलिया, दुल्हन धीरे धीरे चलिहा ससुर, दुल्हन सासू से बोलिहा मधुर बोलिया, दुल्हन धीरे धीरे चलिहा। आप समझ तो गए ही होंगे, ये एक गौने की कथा है। गौना कराकर अपनी दुल्हन को सुरक्षित अपने घर लाने की कथा है। 1996 में सुमन कुमार डेनमार्क गए, जहां हैंस एंडरसन की कहानियों पर आधारित नाटकों की प्रस्तुतियां करते रहे। सुमन कुमार ने 1998 के साल में लंदन के माउंट व्यू थिएटर स्कूल से थिएटर डिज़ाइन का कोर्स किया, और फिर दिल्ली लौटने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ पढ़ाते रहे और विविध रंग गतिविधियों के केंद्र में रहे। 2012 में सुमन कुमार ने संगीत नाटक अकादमी में डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा का पद संभाला, और तब से निरंतर देश के नाट्य परिदृश्य को सुदृढ़ बनाने की योजनाओं की धुरी बने हुए हैं।
यूँ अंतर अलग है। मैं अभय मुद्रा दे रहा हूँ, ये क्या है कि मैं इससे पैर भी छू रहा हूँ, कुछ लोग ये समझेंगे भाई आशीर्वाद ले रहा हूँ, दूर से कोई देखेगा, लेकिन मैं यूँ करता हूँ अर्थ बदल जाते हैं। तो अभिनय की सारा कुछ जो है, जिस दुनिया के सारे कैरेक्टर इसी मिनिमाइज होने में और मैक्सिमाइज में बड़े एरिया को कवर करता हूँ। मेरे हद में जो है बड़ा, यदि मैं इधर कर दे रहा हूँ तो ये क्या है कि इस मेरे इसमें लाइंस में कौन आ गया, ये अंदर इसमें समा गया ना, ये लाइंस में यदि मैं यूँ करता हूँ क्या कि मैं उसकी लाइंस टकराना नहीं चाहता। उनके अनुभवों से विविध राज्यों की नाट्य परंपराएं अखिल भारतीय सांस्कृतिक पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाई हैं। संगीत नाटक अकादमी की ओर से नाटक क्षेत्र में उनके सुझावों से लगातार प्रशिक्षण, प्रकाशन, उत्सव और प्रसार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नाटक की विधाई ऐसी है कि इसमें ये कहना मुश्किल होता है कि क्या कुछ नहीं आता। जो कुछ हमारे बाह्य जगत में है, अंतर जगत में है, वो सब कुछ हमारे नाट्य में आता है। कहें तो सारी विधाओं में वही होता है। हर विधा अपने अंदर से हर दूसरे को खोजने का प्रयास करती है। कविता नाटक की तलाश में चलती रहती है, कहानी नाटक और कविता की तलाश में चलती रहती है। नाटक इसी तरह दूसरी विधा यानी कविता होने की तरफ, कहानी होने की तरफ अग्रसर रहती है, उसका मुँह देखती रहती है। नाटकों के अलावा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कार्यक्रम के तहत सुमन कुमार की दृष्टि में कलाकारों के अनुभवों से भावी पीढ़ी को समृद्ध करना और ज़मीनी स्तर पर जीवन की जद्दोजहद में लगे कलाकारों तक योजनाएं पहुंचाना एक अहम जिम्मेदारी है। अपने लिए कीजिए, दूसरे के लिए नहीं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। सुमन जी, हमको बताइए कि आपके बारे में हम एक सरसरी तौर पर जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में आप नाटक की दुनिया में उतरे और वो सब करते हुए ये सफ़र आज आपका संगीत नाटक अकादमी तक पहुँचा है। अब त्वरित तो होना तो कहें कि वैसे ही थोड़ा अंधकार में है, क्योंकि पहला जो अपनी स्मृतियों में आता है, लोग बताते हैं कि मुजफ्फरपुर के इलाके में सुपौल है, उधर जन्म हुआ जब पिताजी जो है चीनी मिल में कहीं काम करते थे। वो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में थे, तो वहाँ काम करते थे। और पहला जो बोध है मुझे तो एक खेत और अंधेरे का बोध है। जो उसके बाद से जो कहें तो हम आते हैं समस्तीपुर आ गए, तो यहाँ से मुझे जीवन थोड़ा याद है। यहाँ मैं क्योंकि पहली बार पढ़ने की जिद मैंने की थी कि मैं स्कूल जाऊँगा, ये जिद मैंने की और हाथ पकड़ करके ले गया और एक प्राइमरी स्कूल में दाखिला हुआ वहाँ। और समस्तीपुर में रहते हुए मैं बहुत सारी चीज़ों के दूसरे खेल बाहर निकलना, और आसपास कई उसी वक्त धमाके भी हुए थे जिसमें मिश्रा जी हमारे जो थे उनकी चिथड़े उड़ गए थे रेल पर, वो भी था। वहीं मैंने किसी पुलिस थाने में उल्टे टंगे हुए आदमी को पिटाई खाते हुए भी, ये भी स्मृतियाँ हैं। ये कितनी उम्र की स्मृतियाँ होंगी? ये मुझे लगता है कि बहुत 6 साल 7 साल 8 साल ऐसे ही होंगे, तो उस वक्त की हैं। क्योंकि 5 साल में पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा जो है स्कूल भी नज़दीक था, तो हम बच्चों के साथ ऐसे ही सब जेरा बना करके चले जाते थे और चले आते थे। तो इसमें इतना ये था। और उसी वक्त लेकिन मैंने एक इंडिपेंडेंट होना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि पिताजी लगातार बाहर रहते थे। भैया भी जो थे वो अपना कॉलेज में जा चुके थे, तो नए नए कॉलेज वाले होने के कारण वो अपने व्यस्त रहते थे। माँ के साथ हम लोग रहते थे। माँ को थोड़ा सा फिल्मों का शौक़ था। फिल्में उस वक्त कच्चे धागे जैसी फिल्में जो हैं, दोस्ती, तो ये हमने माँ की गोद में जो है बैठ करके हॉल में जनाना कंपार्टमेंट में जो है जा करके हम देखते थे और आते थे। और फिर जो है घूमते फिरते खूब रहते थे। तो घूमते फिरते रहते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, और हर तरह का जो भी आयोजन हो उसमें हम जाते रहते थे। वहाँ क्या भाता था ये अभी तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो अच्छा लगता था कि उत्सव जो कुछ भी होता था तो उसमें हम लोग रात भर भी गायब होने की। एक बार ऐसे ही हमने रामलीला क्या देख ली, घर में आए तो भैया जो हैं वो
थे दरवाजे पर मौजूद अंधेरे में और दे दनादन पिटाई की। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा, लेकिन खैर वो उसके बाद एक ही बार ऐसा वाक़या हुआ। उसके बाद से फिर वहाँ हम रहते रहते फिर चले आए जो है, हम किशनगंज चले आए। तो किशनगंज दूसरी तरह का शहर था और यहाँ थोड़े हम बड़े भी हो चुके थे और हाई स्कूल में आ गए थे। तो हाई स्कूल में आने के कारण यहाँ जो है एक बड़ा सा ग्राउंड जो था घर के सामने था, रुईधासा मैदान, और जिस बड़े से घर में हम रहते थे उस घर को जाने के लिए जो है 100-150 मीटर की एक पट्टी थी, जो बड़ी कमाल की पट्टी थी। उसके चारों तरफ बस बिट्टी थे, तो हमेशा जो है सांप वहाँ पर इधर से उधर से भागते उगते भी नज़र आ जाते थे, सांप, मेढक। और हमारे पास खेत थे, पीछे आम का अच्छा बगीचा था। और उसके ख़ास बात ये थी कि जिस मकान में हम रहते थे उस मकान का एक जो मकान मालिक के हैं, तो वो रुईधासा मैदान के किनारे जो क्लब था, किशनगंज क्लब, उसमें जो जा कर के ड्रम बजाता था। तो वहाँ भी हम जाते थे और वहीं मैंने आपकी याद आती रही जो है, ये मैंने सुना था। तो वो कहीं अभी तक बैठा हुआ है, एक गीत जो उस अंधे मैंने बड़े से मंच पर वो गाया जा रहा था, वो हमने सुना। तो वहाँ बंगालियों का वो पूरा कल्चर जो है बंगाल के करीब है, तो सारे कुछ बंगाली। और वो ये मुझे बाद में पता चला, जब मैं वहाँ से निकल गया तो मुझे बंगला पढ़नी भी आती है, बंगला लिखनी भी आती है, बोलनी भी। ये जब किशनगंज में था तब तक मुझे नहीं पता था, लेकिन जब वहाँ से बाहर आया तो वहाँ आया तो किशनगंज में था कि थोड़े हम स्वतंत्र होने लगे थे, तो दोस्तों के साथ घूमते थे। तो वो स्कूल और हम लोगों के घर के बीच में कब्रिस्तान भी पड़ता था, तो कभी कभी रात में अकेले आए तो वहाँ जो हमारी कल्पनाएं जो हैं खूब ढेर सारी होने लगती थी। और एक किसान पब्लिक स्कूल है, तो उसमें उसके पीछे जो है बड़े सारे झरबेरियों के हैं, तो उसमें हम लोग कभी कभी जाते थे। तो वहाँ मन में ये किस्से भी लेके जाते थे कि इन झाड़ियों में जिन्न भी घूमता है। तो वो सारी थी। लेकिन वहाँ संस्कृति के नाम पर गायन के कार्यक्रम होते थे और वहाँ मैंने पहली बार जो है, मुझे जहाँ तक याद है, एक दृश्य जो याद है कि वो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक यानी कि उसका रिकॉर्डेड मीडियम का भी यूज़ किया गया था। तो जो फिल्म पर जो है एक नाव पर बिहुला जो है अपने चांद सौदागर जो है उसके लाश के साथ जा रही है, वो दृश्य मेरे दिमाग में छपा हुआ है। तो वहीं रुईधासा मैदान में जो है वो हमने पहली बार देखा था। तो एक उसकी स्मृति मेरे जहन में कहीं हमेशा जो है वो कौंधती रहती है। साथ में वहाँ आनंद मार्गियों का एक आश्रम भी था। उसके आगे बाद में जो है एक मैंने सेहत बनाने के लिए कोई जो है बॉडी बिल्डर ने आकर के वहाँ खोला था, तो हम भी उसमें जाते थे। खैर उसने मुझे वेट नहीं उठाने दिया कि तुम्हारी कच्ची उम्र है, अभी वेट ना उठाओ। उसी वक्त हमने साइकिलिंग करना शुरू किया था और दूर दूर साइकिल से जाते थे जत्था बना करके पिकनिक करने के लिए। मछलियाँ पकड़ने की शुरुआत की थी, नदी में बंसी डाल करके घंटों बैठे रहते थे हमारे इसमें। तो और किशनगंज ही वही वहाँ था कि कुछ हमारे जो है बिगड़े दोस्त भी थे, तो वो चाकू छुरी भी हमें पकड़ा रहे थे। तो जिसमें हम अभ्यास भी करने लगे कि चाकू जो है निशाना पे मैंने पपीते के पेड़ पर निशाना लगाए, वो भी देखा। खैर वहाँ से 10वीं तक आते जो है और मेले लगते थे वहाँ। मेला जो है वहाँ एक किशनगंज का मेला, खगड़ा मेला जो है वो बड़ा फेमस था। और वहाँ मेले में हम सुबह से जाते थे और दिन भर घूमते रहते थे। और पिताजी चूँकि कस्टम में थे तो कभी कभी उनके हवाले से हम सिनेमा भी मुफ्त में देख लिया करते थे। कई सारे तो मदारियों के पीछे घूमते रहना, हाथियों, इन सबको देखते रहना। तो मेलाबाजी जो है ये हम खूब करते थे। साथ में जाते थे जब तो शॉर्टकट पार करने के लिए रेलवे का पुल जो है जो नदी की ओर से जाता है, तो हम लोग उसे क्रॉस करके कई बार रेल सामने से आ रही तो बीच में पटरी पर खंभे पे उतर भी जाते थे और फिर चढ़ के पार होते थे। तो इस तरह की कुछ जो है हमेशा से आदत रही है, कुछ रोमांच रहेगा इसमें, रोमांचक। और उस वक्त हमें उपन्यास पढ़ने का चाव लग गया था। तो हम बाल उपन्यास राजन इकबाल के किस्से आज सोचता हूँ तो कितना मतलब एक ऐसा हिस्सेदारी है जिसमें कि राजन है और इकबाल हैं और ये दोनों कमाल का काम करते हैं। दो बच्चे जो हैं सारी समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। कमाल के जो हैं माने स्वस्थ बच्चे हैं, सारे मार्शल आर्ट जानते हैं, सब कुछ पढ़े लिखे एक से एक हुनरबाज हैं, किसी से नहीं डरते और तरीके जानते हैं हर। तो उस वक्त भी हमने पढ़ करके हमने भी एक शॉर्ट नावल लिख दिया था, वह 50-60 पन्ने का एक नावल जो है लिखा। आपने दोस्तों में सर्कुलेट किया, आज कहाँ गया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उस वक्त उसके प्रभाव में जो है उसकी छाया में जो है एक नावल जो है
तो 10वीं में जब मैं पढ़ने लगा तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारे पिताजी की ट्रांसफ़र हो गई पटना। तो पटना आ गया तो अब मैं अकेला, सारे दोस्त वहीं रह गए। तो अब करें क्या? तो दो ही काम था कि शरीर बनाओ और पढ़ो लिखो। तो मिलर हाई स्कूल में वहाँ दाखिला हुआ। तो मिलर हाई स्कूल में भी हम कितने 10वीं में थे, तो इसलिए 6 महीने 9 महीने से ज़्यादा हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई और रजिस्ट्रेशन हो गया। तो यहाँ आने के बाद अब क्या है कि पटना घूमता रहता था, वही साइकिल से लेकर के अपना दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। मेले ठेले जहाँ कुछ हो, कार्यक्रम हो तो उसमें जाएं, फ़ोटो खिंचवाना, ये करना वो करना। कैमरा छोटा सा रख लिया। और हमसे जो बड़े भैया थे, चूँकि हम लोग 5 भाई 1 बहन थे, तो हमसे दोनों एक बड़े सबसे बड़े वाले भैया तो मैं तो पढ़ाई बाद में छोड़ दी और वो गाँव जा कर के बस गए। तो हमारे साथ जो पटना आए थे वो बड़े वाले भैया थे, वो हमसे जो बड़े थे वो साइंस में पढ़ रहे थे और वो थोड़े से वो भी शौकिया मिजाज के आदमी थे। तो रेडियो रखते थे, तो रेडियो चलता रहता था बिनाका के गीत, और हमने गीत जो है लिखने शुरू किए उसी वक्त। जो है हमें लगा तो आप वो ना जो गीत चलता था हम उतारते रहते थे कॉपियाँ, और ऐसे बहुत सारे लोग करते होंगे। और उस वक्त तो गीतों की कॉपियाँ भी मिलती थी। खैर हमने कॉपी ख़रीदी नहीं कभी, तो हम लिखते रहते थे। और उस वक्त घर बड़ा था तो हमने मुर्गियाँ भी पाली, वो खरगोश भी, और चूहे भी जो हैं बिलायती चूहे वो भी ला करके पाले। तो ये सब भी, और खूब सारी खेती बाड़ी भी की, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए, सीम के लगाए, तरबूजे के लगाए, इन सब के, आलू भी, पिताजी भी खेत भी वो जानते थे, गांव में रहते थे। तो हम यहाँ आकर के पटना जब आए तो ये सारी चीज़ें हमारी छूट गई, और अब एक ही खुद रह गया। और बड़े शहर में अकेले होने पर आप सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं। तो हम करते रहते थे। कोई दोस्त भी इस वक्त 10वीं में कौन दोस्त बनता है, सब तो अपने में पढ़ाई में लगे हुए थे। तो एक अकेला, तो अब उस वक्त हमारे पास क्या था कि एक एनसीसी में भी मैं रहा था। तो एनसीसी के कारण भी घूमने फिरने का चस्का था कि हम कई सारे कैंप अटेंड कर चुके थे। यहाँ भी आए तो 10वीं तक और कोई एक्टिविटीज़ नहीं, तो पढ़ने में हम पूरा लग गए। तो पढ़ने में भी खैर फर्स्ट डिवीज़न पास किए। उसके बाद भी जो है आर्ट्स के फैकल्टी मिल रही थी पटना यूनिवर्सिटी में, लेकिन था कि हम पढ़ेंगे इसमें साइंस पढ़ेंगे, क्योंकि लग रहा था कि साइंस पढ़ना चाहिए और इंजीनियरिंग जैसा कुछ करेंगे। तो साइंस पढ़ने के लिए हमने फिर टीपीएस कॉलेज में ले लिया एडमिशन। वहाँ लिया तो वहाँ एनसीसी भी था, तो एनसीसी था, और 3 हम लोग, एक संजय मेहता था, एक रविंद्र और एक था हमारा राजीव रंजन दास। तो ये 3 लोग जो हैं हम लोग एक ही साइंस की फैकल्टी में आईएससी में एक जगह मिले। और उसी वक्त जो है किसी ने कहा कि भाई इसमें एनसीसी में जाते थे हम लोग, तो मैं बेस्ट कैडेट था एनसीसी में। तो एनसीसी में बेस्ट कैडेट को क्या करना पड़ता था कि आरडी वगैरह जाना था, तो संस्कृति में जो कार्यक्रम है उसमें भी हिस्सा लेना है। और मैंने ये कभी किया नहीं, तो मैं जाता था अपना और चुपके से पीछे से निकल के भाग आता था। तो उसमें से एक लड़के ने मुझे ऑब्जर्व किया और बोला, चलो यार तुम ऐसा करोगे, इप्टा चलोगे, नाटक करोगे? तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। और इप्टा गए, कार्यालय में गए, नाटक करने के लिए पहुँचे। तो आज विनीत कुमार एक बड़े अच्छे एक्टर हैं, जाने माने एक्टर हैं, वो सामने बैठे थे। उन्होंने पूछा क्या नाम है? मैंने कहा सुमन कुमार। क्या सुमन कुमार? हाँ आप सही बोला। तो मैंने करेक्ट किया, क्योंकि बंगालियों के साथ रहते तो सुमन तो बोलना सहज था, तो वही निकला था, वही मैं अपना नाम भी बोल रहा था। तो एक पहला जो झटका लगा कि नाटक ने मुझे घुसते ही करेक्ट कर दिया, एक करेक्शन की। ये कौन सा साल था? ये करीब 83 वाला साल होगा, 83 या 84 का साल होगा। तो हमने फिर लगा कि चलो ज्वाइन करते हैं। देखा कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, लगा चलो हम ज्वाइन करते हैं। लेकिन धुरंधर एक्टर पहले से थे, तो हमें कौन पूछेगा, हम बैठे देखते रहे। फिर आरडी का समय आ गया, तो मैं रिपब्लिक डे के लिए इधर आ गया, फिर उसको भूल गया। एक दिन चिट्ठी आई कि आप यदि नुक्कड़ नाटक तैयार हो रहा है, आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए। चिट्ठी कहाँ से आई? ये इप्टा से इन्होंने भेजा हमारे पास। तो भेजा तो हमने चिट्ठी पढ़ी, तो हम कहे तीनों आदमी जो है फिर जत्था बना करके चल पड़े। तो मुझे एक रोल दिया गया जो ऑफिसर का रोल था, उसमें उसे यही बोलना था कि यही है वो गड्ढा। अच्छा। तो अभी जो और नाटक कौन सा था? नाटक था गड्ढा, किशन चंद्र का। और श्रीकांत किशोर जो अभी ये CISF में जो हैं काम करते हैं, कमांडेंट, तो उनके वो सामने थे, डायरेक्टर थे। तो उन्होंने ये कहा कि डायलॉग बोलो। अब मैंने कहा यही है वो गड्ढा।
अब जो है वो मेरे साथ 2 घंटे तक जूझते रहे कि बोलो यही है वो गड्ढा, और मैं बोलता रहा यही है वो गड्ढा, नहीं कर पाया। तो उन्होंने खींच करके मुझे जो है कर्मचारी का रोल पकड़ा के तुम नापो। तो लेकिन यही है कि वहाँ भी मैं करेक्ट करने के इसमें चला गया, और खैर वो उस नाटक को बाद में मैंने डायरेक्ट भी किया और बाद में समझा भी। तो ये वहाँ से फिर उसके बाद से एक ऐसी ही घटना हुई कि एक राजा हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र जो है वो परवेज़ अख्तर साहब डायरेक्ट कर रहे थे। वो संगीत नाटक अकादमी का ही एक जंग डायरेक्टर्स स्कीम हुआ करता था, उसमें इनको गुवाहाटी में शो करना था। तो उसका ग्रैंड रन थ्रू या रिहर्सल चल रहा था, शो चल रहा था पटना में। तो उसमें दूसरे दिन जाना था, आज शो चल रहा था। तो शो में एक लड़का बीमार पड़ गया जो धर्म का किरदार करता था और जिसे कंबल सौंपता था वो जो है हरिश्चंद्र को, और कथा आगे बढ़ती थी। तो अब मुझे पूछा कि मैं बैठ करके अपना देख रहा था, मुझे अच्छा लगने लगा इनकी संगत में देखना, इनके फेस्टिवल देखे। तो मैं आ करके अपना डेली हाजिरी तो लगा ही देता था। तो हॉल में बैठा था, वो बीमार पड़ गया। तो पूछा तुम चलोगे? मैं कहा हाँ चलेंगे, और घर गया, अपना पैकिंग की, और रास्ते भर मुझे डायलॉग समझाते गए। मैंने जाना था गुवाहाटी। तो अपना सामान लिया और चल पड़े, गए, पहुँचे, रास्ते भर मुझे डायलॉग याद करवा लिया, सब हुआ। रिहर्सल तो करने का मौका मिला नहीं, तो मुझे विंग्स में खड़ा किया गया, पकड़े रहे कि पहले ना घुस जाए, और कपड़े रहे, कंबल लेकर के भेज दिया। मैं सब काम तो डायलॉग तो बोल लिया, और फिर कंबल बिना दिए हुए चला आया। अब नाटक आगे बढ़े कैसे? तो फिर मुझे उन्होंने भेजा अंदर। तो ये तो है। उसके बाद से मेरी यात्रा कभी रुकी नहीं। उसके बाद से हर कार्यक्रम में मैं शामिल रहा, बड़ी रुचि के साथ शामिल रहा, और कोशिश करता मैक्सिमम जो हमारे संस्था में एक से एक पढ़े लिखे टॉपर्स थे, जो भी थे टॉपर्स थे पटना यूनिवर्सिटी के, मगध यूनिवर्सिटी के। तो हमें भी पढ़ने की जो धुनक भी सवार हुई कि हमें पढ़ना भी है, करना भी है। ये है रिहर्सल करके हम जाते थे रात में, और रात्रि जागरण करते थे, और सुबह जो है सोने चले जाते। जब सब लोग उठते थे तो हम सोने चले जाते थे। तो घर वाले भी सोचते चलो पढ़ तो रहा है, तो कोई बात नहीं, अपना शौक़ पूरा कर रहा है, पढ़ रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये करने लगे। फिर हमने जब BSc ऑनर्स हुआ तो एक तरह से यहाँ मेरा जो है एक मैं टूटा थोड़ा। बड़ी मेहनत की, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो थे वहाँ भी हम ज्वाइन किया हमने। और ये ख़ास बात थी कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में खूब सारी शेक्सपियर की फ़िल्में थी, जो BBC की फ़िल्में जो देखी जा सकती थी, लेकिन पटना के लोगों को पता नहीं था कि वहाँ एन एक्टर प्रिपेयर्स जैसा कई सारा एक्टिंग के लिए जो है कई सारे किताबें जो हैं वहाँ उपलब्ध हैं, डायरेक्शन के लिए किताबें उपलब्ध हैं। मैंने BSc के कारण वहाँ एडमिशन लिया था कि साइंस की पढ़ाई करूँगा, अलग ढंग से करूँगा। लेकिन जब वो दिखी तो वो मैं सारा शेक्सपियर भी देख गया वहाँ, और वो सारी कई किताबें, तो 1-2 किताबें तो मैंने हाथ से उतार ली थी, जो अभी मैं ख़रीद पाया। मैंने इतने जो एक्टिंग पर 2 किताबें जो थे हाथ से, एक एन एक्टर प्रिपेयर्स और एक एक्टिंग ए ड्रामा स्टूडियो सोर्स बुक। उस स्कूल में बाद में मैं लंदन गया तो वहाँ जा कर के मैंने पढ़ा भी वहाँ। और ये हमें उतार लिया हमने, क्योंकि जेरोक्स बहुत महंगा था उस वक्त। हम हिला डुला करके करने वाला जेरोक्स आता था, वो बड़ा महंगा था वो, तो उससे हमने उतार करके रखा। वो कहीं मुझे बाद में लगा कि मैं कहीं बैक ऑफ द माइंड वो मेरे काम करता, मेरे रिसोर्स का काम करता था, और इसलिए मैं दूसरों से अलग भी निकला। हमने फिर लिखना शुरू किया। तो हिंदुस्तान में एक वक्त ये भी आ गया कि आधे पन्ने मैं लिख पाता था, मेरे लिए मिल जाते थे आधे पन्ने का आर्टिकल जो है एक हिंदुस्तान में कला संस्कृति में मिलना बड़ी बात थी। तो हमने शेक्सपियर जितने हुए थे उस पटना शहर में उन सब का एक आकलन करके भी लिखा। फिर प्रेमचंद के साहित्य का जो नाट्यांतरण हुआ, नाटक में पढ़ा, वो भी लिखा। और ये करते हुए जो पहली एक जो महत्वपूर्ण घटना मेरे साथ हुई, जिसको मैं बताना चाहूँगा कि नाटक में आने का कारण, कि कालिदास संग्रहालय के पास से गुजरता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं की कि हम अंदर जा कर के पूछें। तो हुआ क्या, फिल्में तो हम देख रहे थे, फिल्म तो रोज़ ही देख रहे थे तकरीबन। तो घर गए एक बार छुट्टियों में, तो एग्ज़ाम दे करके गए, 10वीं पास कर लिया था। तो पिताजी जो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में थे, वो तो खाकी ड्रेस पहनते थे,
तो उस खाकी ड्रेस के कारण हर साल जो है उनको एक जो है पुलिस का रोल दिया जाता था। सामाजिक नाटक में पुलिस ज़रूरी होता है, तो वो भूमिका उन्होंने उस साल कहा कि मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि तुम करो। तो मैंने याद तो कर लिया, और याद कर लिया, मंच पर चढ़ा और लोग प्रॉम्प्टर के सहारे कर रहे थे, तो मैंने कहा प्रॉम्प्टर नहीं चाहिए, मैं तो याद कर लिया है। तो लोगों को भी अच्छा लगा, शाबाशी दी और मंच पे चढ़ा दिया। तो जब डायलॉग बोला तो डायलॉग बोल करके ज़ोर ज़ोर से मैंने डायलॉग बोले और बाहर निकला तो चचेरे भैया खड़े थे, वो भी रोल कर रहे थे। उन्होंने डांटा कि क्या मतलब है, पीठ जो है दर्शक की तरफ करके तुमने डायलॉग बोली है, ये क्या होता है, इतना भी समझ नहीं है। तो मुझे पहला पार्ट वहाँ से मिला। तब अगले सीन में मैंने उसको फिर ठीक किया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगानी थी तो थोड़ा समय से पहले लगा दिया, तो वो एक अलग तमाशा हो गया था। तो ये, लेकिन वहाँ से करने के बाद जो है फिर इप्टा में ज्वाइन किया, फिर इधर घूमा फिरा। उसके बाद जो है उसी वक्त जो है विनीत जी का हो गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो उन्होंने तब हमें बोध हुआ कि अरे यार, ये भी कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ जा कर के लोग सीखते हैं और यहाँ से जो है बड़े बड़े अच्छे अभिनेता निकले हैं। तब जो है हमें लगा कि अब एक टारगेट मिला। नहीं तो हमने तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी ब्रोशर मंगा रखा था कि वहाँ पढ़ने के लिए कभी कोशिश करूँगा कि उसमें उधर वो भी उन्होंने भेज दिया था वहाँ से। तब जा कर के हमें लगा कि अब तो ये काम भी हो सकता है। तो फुल टाइम आप करना शुरू किया। तो हम रिहर्सल अपने आप को जो है टाइम डिवोट करते थे। तो एक तरफ कुर्जी, जो वहाँ से 12 किलोमीटर सेंटर में रहता था, तो वहाँ से 12 किलोमीटर कुर्जी जाता था बस पकड़ करके, वहाँ एक रिहर्सल करता था। रवि भारती जैसा संस्थान था, वहाँ रिहर्सल करता था। फिर वहाँ से सिटी जाता था, दूसरे अपोजिट छोड़ पर वहाँ एक रिहर्सल करवाता था, वहाँ बाहर डायरेक्ट ज़्यादा करता था। और फिर आकर के यहाँ जो है पटना इप्टा में बैठ करके सीखता था और एक्ट करता था, यहाँ काम करता था। तो ये 3 फुल टाइम होने लगा। तो इस वक्त में जो घर वालों की तो एक चिंता होने लगी कि बीए तो कर लिया है, अब क्या करेगा। तब हमने अखबारों में भी लिखना शुरू किया कि एक अर्निंग उधर से देखने लगी। पटना रेडियो में कोशिश की, नाटक में तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन समाचार पढ़ने के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एक ही समाचार मैं पढ़ पाया, तभी एनएसडी से दाखिले का आ गया, तो मैं चला आया। तो यहाँ वहाँ करते करते उस वक्त जो है ये सारा कुछ देखते हुए हमने नाटक लिखना भी वहीं शुरू किया। उसमें भी पूरी टीम जो पूरी तैयारी करके जानबूझ करके कि पर्दाफाश जैसा एक नाटक बेदा राकेश का था, जो हमने दिल्ली में देखा। हमने सोचा कि उसकी स्क्रिप्ट मिल गई, हमने कहा उसको करूँगा, क्या करें। तो दूर देश जैसा एक महत्वपूर्ण नाटक था जो पटना इप्टा ने बनाया था, जावेद साहब का लिखा हुआ, परवेज साहब उसको था, हाँ, दूरदेशी कथा। तो वो नेशनल फेस्टिवल तक में जा रहा था, पहली बार हम लोगों ने किया था। तो उसमें मुख्य भूमिका एक जो है मेजर रोल जो है मैं करता था। तो हमने उस रोल को छोड़ा, टीम गई भुवनेश्वर, तो हम नहीं गए साथ में। और उस वक्त हम उप सचिव हुआ करते थे, तो टीम बाहर गई और हमने एक नाटक जो है उठा करके अपना, जब तक वो आए तब तक उसके शो लगा दिए। तो इसको लेकर के लोगों को हैरानी भी और थोड़े से सवाल भी आए। फिर उन्होंने ये महसूस किया कि खैर क्रिएटिवली जो है ये हमें कहीं बीट नहीं करता, हमें कहीं नीचा नहीं दिखाता, और थीम है ही अच्छा थीम है। तो फिर उस नाटक के पहली बार मैंने निर्देशन में इस तरह से निर्देशन को चुराया। वो पर्दाफाश जैसा नाटक था। उसके बाद हमने संजय की कहानी मूछ जो है उसको अडेप्ट किया, और वो उसमें एक्ट भी किया, डायरेक्ट भी किया, लिखा भी। और उसमें अलग ढंग का हमने एक सेट, एक ही पीस यूनिट जो है उसका मल्टीपल यूज़ किया था हमने। तो कहीं और वो भी नाटक जैसे परवेज भाई कहे, उनका ही कहना था कि भाई ये अपने ढंग का अलग आस्वादन देता है, तुमने जो किया है ये दूसरे ढंग का अलग ढंग का काम है। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नाटक करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। तो फिर मैं मार्शल आर्ट भी सीखने लगा जा करके, और गाने भी सीखने की कोशिश की। हालांकि वो सीख नहीं पाया, लेकिन उस कारण से थोड़ा सुर तो सदक है। अब जो मैं पहचानता नहीं हूँ लेकिन गा लेता हूँ, कि धुनें बना सकता हूँ। वो धुन को आगे नहीं ले जा सकता, उसको जो है बाकायदा सारे सुर नहीं बता सकता, लेकिन बना एप्रिसिएट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आ गई। और ये जो रास्ता था साइकिल से जा कर के वहाँ तक पहुँचने का, वो 45 मिनट करीब, यदि हम पैदल चलते थे तो 1 घंटा लगता था, और साइकिल से जो है आधे घंटे से 45 मिनट में। तो इस रास्ते हम कविताएं याद करते चलते थे। और उस वक्त जब होता था कि इसके स्क्रिप्ट की कॉपी कौन करेगा, तो सबसे पहले हाथ हम उठाते थे। और होता क्या था कि 3-4 कार्बन लगाते थे,
और जम करके वो खूब ज़ोर लगा करके जो है लीड पेन से लिखते थे ताकि 3-4 प्रिंट बने उसकी एक साथ। तो एक साथ 4 प्रिंट बनाने की फैक्ट्री जो है वो सुमन कुमार और राजीव रंजन दास जैसा हम लोग वॉलंटियर करते थे। तो इससे लेकिन ये हुआ कि मुझे जो है नाटक को गढ़ने में जो है और हमारे सामने जो गढ़न में क्या क्या चीज़ें काम आती है वो ऑटोमेटिक मुझे समझ में आने लगी। उन संवाद को उतारते हुए उनका जो लय, नाटकीय संवाद की लय क्या होती है, उसको हम कैसे लिखें, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे तोड़ना चाहिए, कैसे सीन बदलते हैं, ये सब अपने आप मेरे अंदर जो है आता गया। यही था कि नकल से जो हम कर रहे थे उन नाटकों की, तो क्योंकि पढ़ रहे थे तो कुछ बन रहा था, कई सारी चीज़ें बार बार कर रहे थे, तो अभ्यास में भी शामिल हो गया। फिर मुझे लगा कि कविताएं जरूरी, तो हमने कविताएं, जो भी कविता और नाटक नाम की चीज़ जहाँ भी दिखती थी वो उठा लेते थे, घर ले आते थे, पढ़ते थे और वो उस पर खुश होते रहते थे कि हमने कुछ और दूसरों से अलग पढ़ा। तो ये दूसरों से अलग पढ़ने के कारण भी जो है ब्रिटिश काउंसिल के हम इप्टा में तैयार हुए और पूरी 30 किताब जो है ब्रिटिश काउंसिल से लाइब्रेरी को मेंबर बनाया, इप्टा मेंबर बना और 30 किताब ले आकर हम बैठते थे, लोगों को पढ़ते थे, पढ़ाते थे। और उसके कारण वो जो पुराने लोग भी, उनमें से कई लोगों ने नहीं पढ़ा था, वो भी उनको लगा कि हमारे आसपास इतनी अच्छी किताबें हैं और उन्होंने उन्हें भी अलग दिशा दी। तो हम लोगों ने एक तरह से अपना तो विकास किया ही, साथ साथ सबको लेकर के चल रहे थे। और इस कारण से भी एनएसडी हमें बार बार चौथे अटेम्प्ट में हम कर पाए, लेकिन मुझे लगता है ठीक किया। पहली बार वो यदि ले लेते तो हो सकता है कि मैं सीधा यहाँ से मुंबई के लिए निकल लेता, लेकिन बार बार वापस गया और बार बार जो है मुझे था कि लेना है एडमिशन, तो इसलिए अपने आप को और तैयार करता रहा, जूझता रहा, जस्टिफिकेशंस ढूंढता रहा, लिखता रहा, पढ़ता रहा। और लिखने के कारण होता क्या है कि आप पढ़ते इतना है, लिखते थोड़ा है। तो इस कारण से जो है यहाँ मेरी समझदारी भी रंगमंच के प्रति जो है, आप जिसको जितना समय देते हैं उसके प्रति आपका अधिकार उतना ज़्यादा बनता जाता है। तो पूरा समय ही एक तरफ से फिर पिताजी को मैंने कह दिया कि ये काम आप दूसरा कुछ करूँगा नहीं, सो अब मैं इधर ही चलूँगा। तो फिर मैं कैसे चलाओगे? फिर मैंने बीएड जो है वो कर लिया। उसमें एडमिशन आर्ट के कारण ही हुआ, नाटक के कारण ही बीएड में एडमिशन हो गया। तो पटना यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया, हालांकि आज तक डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर लॉ, बीएड ख़त्म हुआ तो लॉ में एडमिशन लिया कि चलो लॉ करेंगे। तो घर वाले कम से कम इस मामले में निश्चिंत थे कि चलो बच्चा जो है अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने छूट दी हुई थी। तो इस छूट के नतीजे पर अब हुआ क्या कि हमने फिर ज्ञान विज्ञान जत्था ज्वाइन किया। तो ज्ञान विज्ञान जत्था ज्वाइन करना जो है एक अपने आप में बड़ा ही क्रिएटिव यूज था, वो नाट्य विद्या का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में चल रहा था। तो उसमें हमने इस जोन का जो है वो हेड थे हम। एक तरह से प्रोफेसर एसपी वर्मा जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे साइंस कॉलेज में, वो उसको वहाँ लीड करते, सर्वे थे उस जोन के, और मैं उसका ये सांस्कृतिक ट्रेनिंग वगैरह, तो मास्टर ट्रेनर की तरह काम करता था और ट्रेनिंग का दायित्व जो है ये निभाता था। और पहली बार जो है कुछ थिएटर से मिलना भी शुरू हो गया था, पैसे भी मिलने शुरू हो गए थे। मैंने मास्क बनाना भी सिखाता था। पहली बार जो है मास्क और हेडगियर बना करके हमने थोड़े पैसे पटना में रहते हुए कमाए थे, रेडियो से कमाया, इससे कमाया। फिर जा कर के 96 में आखिरकार एनएसडी ने भी हर बार मुझे फाइनल में लेते थे और वापस भेज देते थे, लेकिन 93 में उन्होंने फिर यही सवाल किया, क्यों आना चाहते हो? मैं जब तक नहीं लेंगे तब तक आऊँगा, क्योंकि बात ये नहीं है कि मैं क्या करके कैसे जीऊँगा, कहाँ जाऊँगा। मेरे सामने सवाल ये है कि जब मैं किसी के पास काम करने जाऊँ, किसी से काम मांगने जाऊँ, तो लोग मेरे इस पर शक ना करें। आपका एनएसडी जो है ये मेरे साथ रहेगा तो कोई इस पे जो है मुझे मना नहीं करेगा और मैं जो चाहता हूँ आगे काम कर पाऊँगा। तो ठीक है, फिर वो खैर उस वक्त काम भी अच्छा हुआ, कुछ डिज़ाइनिंग के काम ऐसे हुए कि मुझे उसमें मिल गया। तो 3 साल और मुझे जो है एनएसडी में, और इसमें मज़ेदार बात हुई कि एडमिशन लिया और दूसरे दिन लाइब्रेरी से इतनी किताबें मैंने इकट्ठा कर ली कि ये अपने कमरे में ले जाऊंगा। उन्होंने हैरानी से देखा, यार इतने नहीं मिलते हैं, इतने ही फीस मिलेंगे, 2 या 4 या मिलेंगे। फिर भी मैं जीत करके ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, और ज़्यादातर वक्त मैंने एनएसडी में रहते हुए भी स्टूडियोज़ में बिताए, अपने कमरे में कम ही रहा। मेरे कमरे में तो अपने यार दोस्त ही रहा करते थे, वो लोग कोई भी इधर से आता था तो मिलने चला आता था। तो इस तरह से आपने एनएसडी आने के बाद किस डिसिप्लिन में स्पेशलाइज किया?
हाँ, NSD आने के बाद मैं बहुत क्लियर था, आते हुए भी क्लियर था कि मुझे जो है एक्टिंग नहीं करनी है। नहीं करनी है। हाँ, क्यों? इसलिए कि एक्टिंग करने का मतलब है कि एक्टिंग का कैरियर नहीं है, थिएटर में नहीं है। एक्टर्स मीडियम होगा, लेकिन यहाँ एक्टर सरवाइव नहीं करता, यहाँ डायरेक्टर सरवाइव कर सकता है। तो ये मेरे पास क्लियर था। मैं फर्स्ट ईयर होने के बाद हमें चुनना होता है कि किस में लाएंगे। तो उस वक्त प्रोफेसर कीर्ति जैन थी डायरेक्टर, उन्होंने यही मुझसे सवाल किया कि तुम एक्टिंग क्यों नहीं लेते, एक्टिंग तो तुम्हारा अच्छा है, तुमने ठीक किया है, तो एक्टिंग ले लो। मैंने कहा लूँगा ही नहीं, मुझे तो लेना ही नहीं है एक्टिंग मैं कर चुका, और जो चीज़ मैं कर चुका मुझे यहाँ सीखना करना जो है डायरेक्शन सीखना है। तो यहाँ मैंने डायरेक्शन लिया। फिर उन्होंने वो कन्विंस हुए, और कन्विंस ना भी होते तो भी मैं लेता ही, तो इससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मैंने निर्णय लिया हुआ था। तो और वही सही निर्णय था। इस कारण से मैंने मेरा ट्रेनिंग का और मेरा पढ़ाने का भी मन है। तो एक वक्त पे मेरी इच्छा यही थी कि मैं यहाँ से निकलूँगा और या तो यहाँ पढ़ने पढ़ाने में लगूँगा या NSD ही ज्वाइन करूँगा। लौट के भी जाऊँगा, सोचा मैंने कि लौट के जाऊँगा। तो NSD से निकलने के NSD तक जो है वहाँ फिर और निकलने के बाद भी अपने शहर भी जा कर के देखा, लेकिन वहाँ की स्थितियाँ और आपसी पॉलिटिक्स जो देखी मैंने, तो मुझे लगा कि मेरा काम यदि मैं इन पॉलिटिकल सॉल्यूशंस को ढूंढने में लगूँ तो मैं तो रह गया, फिर मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं वापस लौट आया और पूरे देश भर में घूमता रहा। दिल्ली में तो रहा नहीं, दिल्ली पे मैं हर वक्त बैग लेकर के कभी इधर तो कभी, तो एक तरह से ये मेरे लिए भी एक्सपोजर था। और मैं उस मामले में लोभी हूँ, बड़ा स्वार्थी हूँ। मुझे जहाँ भी लगता है कि थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा, तो मैं बड़े मनोयोग से इंतज़ार करता हूँ कि कब मिल जाए। कई बार मुझे पूरा परफॉर्मेंस देख करके भी नहीं मिलता, कई बार जो है वो पूरे परफॉर्मेंस में मिलता है, लेकिन मैं उसके पूरे परफॉर्मेंस में 1 मिनट के लिए भी मैं बैठ सकता हूँ। 1 मिनट की उपलब्धि के लिए जो है पूरे 3 घंटे भी मैं बैठ सकता हूँ, बड़े आराम से बैठ सकता हूँ। तो ये है कि ये तब भी करता था, और उस वक्त भी था कि आप सीखना है, ये अभी भी जहन में रहता है, उस वक्त भी था। तो उस वक्त में हम लोग भागते रहते थे हर वक्त। इस तरह से आपका जब NSD का ये पूरा कोर्स पूरा हो गया, फिर उसके बाद लंदन जाने का क्या संयोग बना और वो किन कारणों से? उस वक्त भी किसी ने पता चला कि मुझे ब्रिटिश काउंसिल जो है ऐसा एक चार्ल्स वेलेस ट्रस्ट इंडिया ट्रस्ट स्कॉलरशिप देती है, सो वहाँ जो है उसमें अप्लाई करो। तो मैंने कर दिया। उस वक्त मैंने अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन अंधेरे में किया था। अंधेरे में अपने आप में हिंदी की अद्वितीय रचना है, और एक तरह से कहें यदि उसको हम मुक्तिबोध को हटा दें, यदि शेक्सपियर उसकी जगह नाम लिख दें, तो एक महान नाटकीय रचना हो जाती है, नाटकीय अनुभूति की रचना हो जाती है, जो एक चरित्र जो है एक पूरी रात में महसूस करता है। एक नाटक क्या होता है? आपने पूरी कविता की थी? पूरी कविता की और थी। कितनी देर का प्रोडक्शन? कितने देर का प्रोडक्शन हुआ था? ये करीब 1 घंटे 20 मिनट का प्रोडक्शन। और कितने चरित्र थे उसमें? चरित्र हमने रखे थे 6 चरित्र रखे थे, 6 चरित्र, और बाकी साउंड इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक की टीम थी, वो सब उसमें शामिल था। इनके साथ किया था, और वो विलक्षण हम मंच पर पानी भी लाते थे, कमल भी लाते थे। नवाजुद्दीन ये हमारा जो एक्टर है अभी, वो भी हमारा बैचमेट है, उसने एक 10 मिनट का रोल, मैं फिलोसफर नहीं हूँ उसमें, मैं मुक्तिबोध की कहानी आती थी, उसे वो अकेला करता था और बहुत बेहद बढ़िया उम्दा करता था। तो ये लोग थे उसमें। तो फिर लंदन का बताइए। लंदन का, हाँ, तो यही मैंने काम किया था। इसका वीडियो टेप मैंने लिया और जा करके वहाँ इंटरव्यू में बैठा। इंटरव्यू में वो मुझसे सेटिस्फाइड, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन मुझसे सेटिस्फाइड हुए और उन्होंने जो है मुझे चुन लिया और बताया कि हम आपको खबर करेंगे कब जाना है आपको। उस वक्त तो मोबाइल होते नहीं थे, 96 की बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे। तो ये चुन लिया गया था 97 में। तो तब भी लिखने का लिख तो मैं रहा ही था अपने लिए, इनके लिए जो है। मैंने फिर बंशी कौल जो है ऐसे ही टहलते हुए आए थे, तो उनका रंग विदूषक था, उसके लिए उन्होंने कहा। फिर संजय जी एक बार टकरा गए हमारे, जब पास आउट होने वाले थे 96 में, टकरा गए लॉन में, बाहर मिलते, गेट से बाहर निकलते हुए बोले, यार मैं ऐसा नाटक सोच रहा हूँ रंग विदूषक के साथ, तो विदूषकी अंदाज में कुछ करोगे? तो मुक्तिबोध में पढ़ ही रहा था। मैंने कहा समझौता कर लीजिए आप। तो कौन लिखेगा स्क्रिप्ट, तो तुम लिख दो। मैंने कहा ठीक है।
तो उस वक्त हॉस्टल भी छूट गया था, तो हम अपना कुछ प्ले जो है वहाँ ग्राउंड में लिखा, कुछ इधर लिखा, कुछ कुतुब मीनार के साए में बैठ करके, क्योंकि जहाँ जगह लिखने की कहाँ मिलेगी वहाँ मैं भागता रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो वहाँ जा कर के उसके साए में बैठ करके लिखे। कुछ उसके पीसेस जो हैं सफदरजंग मकबरे में जो है, यहाँ जो है वहाँ बैठ करके उसके ग्राउंड में बैठ करके, तो वहाँ के किरदार भी आ गए हैं उसमें। गिलहरी जो है उसमें एक महत्वपूर्ण किरदार, तो एक छोटी सी किरदार बन के आई है, रोचक प्यारी सी। तो वो वही सफदरजंग मकबरे की गिलहरी है जो उसमें चल के आ गई थी, जो बार बार करीब आती थी, भागती थी, तो वो भी उस रचना में आ गई। और वो लिखा मैंने तो उसमें जो था गीत, मैंने गीत सोच करके तो नहीं लिखा था, मैं तो मुक्त छंद में लिख रहा था। लेकिन संजय जी ने जब बाद में बताया कि ये सुनो, तो सारे कई सारे तो 4-5 गीत बन गए थे उसमें, और लोग गा रहे थे, खूब मज़े में गा रहे थे। और रंग विदूषक के कलाकार आए तो उन्होंने कहा कि दादा पहली बार हमें जो ना डायलॉग बोलने का आनंद मिल रहा है कि, और कई लोगों ने उसको पूरा का पूरा याद कर लिया। कुछ लोगों ने फिर अकेले परफॉर्म करना शुरू किया उसको। तो ये निकलने के बाद ही मुझे ऐसा पहली रिकॉग्निशन जो है वो प्ले राइट के रूप में मिल गई। उसके पहले जो है एक बार, उसके बाद जो है फिर अंकुर जी ने पकड़ा कि यार क्या कर रहे हो तुम, चलो पिथौरागढ़ 1 महीने के वर्कशॉप है, कोऑर्डिनेट कर लो। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब मुझे लगा कि मैं सारा कुछ करूँगा। मैं बैठ करके नाटक लिख भी रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, और बड़े बड़े जो रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं उन सबको भी संभाल रहा हूँ, उनको भी गाइड कर रहा हूँ, उनकी सुविधा का भी ख्याल रख रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए नाटक के बनने के लिए वो सब कर रहा हूँ। तो मुझ पर एक ये कहते हैं, अंकुर जी भी कहते थे कि तुम बहुत पैसा खर्च करवाते हो, तुम्हारा डिज़ाइन जो है बहुत बड़ा। तो मैंने ठीक है, तो उस नाटक को मैंने बनाया, तो मात्र 13 रुपये में मैंने उस नाटक को खड़ा किया, लेकिन देखने में बड़ा रोचक, खूब सारे विजुअल एक्सपीरियंस। तो अंकुर जी ने पहली बार उस नाटक पर से अपना एक नई भूमिका अपनी ली। हालांकि वो निर्देशक इस रूप में, तो वो ड्राफ्ट देखते थे और ओके करते थे कि ठीक है या नहीं प्रस्तुति के योग। लेकिन पहली बार उन्होंने जब मेरा काम उसमें देखा तो बोला ये ड्राफ्ट नहीं है, ये तो तुमने डायरेक्ट किया हुआ, तो तुम डायरेक्टर ही रहो, और जो है मैं इसमें पर्यवेक्षक निदेशक, तो एक ऑब्जर्वर डायरेक्टर की उन्होंने कल्पना वहाँ से शुरू की। और मनोहर श्याम जोशी उन्होंने भी अपने नावल को काट पीट करके एक नाटक के रूप में देखा, तो उन्हें भी पसंद आया कि तुमने कंप्लीट पूरा ही नाटक लिया है। कौन सा था? ये कसब था, और ये अच्छा था। तो वो मेरा काम करने के बाद वो लगा कि मैं जो है जहाँ हाथ लगा रहा हूँ तो सब चीज़ें जो हैं अच्छी हो रही हैं। वैसे ही यहाँ एक कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज यूनिट है जो सांस्कृतिक करते हैं, तो उनको वो भी हमसे नाटक की डिमांड करते रहते थे, तो हर बार उनके लिए जो है एक नाटक में लिख देता था, लगातार लिखता था। और अमूमन अब तक मैंने जितने काम किए, कोशिश की है कि अपने ही, जब तक मेरे कलम से वो लिखा ना जाए, जब तक एक बार मैं उसको लिख ना लूँ, तब तक उसे मंच पर नहीं आने दूँ। तो मैं लिखना शुरू करता था, और लिखने के कारण मुझे सॉल्यूशंस मिल जाते थे, लिखने के कारण उसकी डिज़ाइन सूझ जाती थी, क्योंकि वो शायद मैं लेखक की प्रक्रिया में जाता था, तो और लेखक को भी समझ पाता था, उसके नए डायमेंशंस निकल पाते थे, और मैं अपने ढंग से अधिकारवश जो है पूरे चेंजेस करता था। तो ये मुझे एनएसडी में ये मिल गया था, ये कॉन्फिडेंस एनएसडी ने दे दिया था मेरे काम को देखते हुए, ये तुम्हारा काम जो है एक्सपेरिमेंटल भी है, तुम रियलिस्टिक भी कर लेते हो, तुमने पोइट्री वाली चीज़ों को भी हाथ लगा लिया, सब चीज़ें सरलिज्म पे तुमने हाथ लगा लिया, तो तुम अब कंप्लीट जो है कोई तुम्हारे लिए समस्या नहीं है। तो एनएसडी मुझे लगातार 1 साल के लिए मैंने वहाँ पढ़ाने के लिए मैंने ज्वाइन किया था, एक्सटेंशन प्रोग्राम। और मैं तो उस वक्त मैंने पूरी स्तानिस्लावस्की की भी पढ़ाई पूरा। जब स्तानिस्लावस्की पढ़ाने लगा तब मुझे लगा कि यही बातें तो मैं पहले भी कर रहा हूँ, तो ये कहाँ से हुआ। तब मुझे याद आया ब्रिटिश काउंसिल में जब मैंने हाथ से उतारा था, वो कहीं मेरे अवचेतन में, जिसको स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि चेतना के स्तर पर ले आओ अपने अवचेतन को, अर्धचेतन को, जो है उन सब चीज़ों को, यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो आपका जो है वर्ल्ड है, उस सब को कॉन्शियस बनाने की क्या उद्योग है, या अभिनय कला जो है, उन सबको कॉन्शियस बना करके खूबसूरत कंपोजिशन के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो यही तो मैं भी चाह रहा हूँ, यही तो मैं करवा रहा हूँ, यही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये तब मुझे लगा कि मैंने जो हाथ से उतारा था वो मेरे काम आ रहा है, काम आता रहा है, और मेरी मुश्किलों में जो है वो सारी चीज़ें कहीं काम आती रही हैं। तो ये 3 महीने मैंने वहाँ मंडी स्कूल ऑफ ड्रामा जो है मंडी में
वहाँ जा कर के पढ़ाया। तो मिज़ोरम जैसे शहर में गया, फिर कई दूसरे इलाकों में देखा, तो मुझे इस देश की विविधता से सारोकार हुआ और ऐसी जगह काम करने का मैंने नाटकीय स्थिति में मैं खुद था कि जहाँ सामने वाला मेरी भाषा नहीं समझता है, तब मुझे एक्सप्रेशन के क्षेत्र में काम करना है, एक्सप्रेशन का व्यापार करना है, आदान प्रदान करना है। तो ये एक चुनौती थी। तब मैंने फिर, लेकिन खैर अंग्रेज़ी एक माध्यम है जो कम्युनिकेशन को इजी बना देती है, तो ये रहा। और मैंने वहाँ भी मिज़ो में भी उनकी चीज़ों को लेकर के काम किया। जो ब्रेख्त की जो कथा है, एक कॉकेशियन चौक सर्किल, उसकी ही कथा है, लेकिन यहाँ माँ के दूध से फैसला होता है कौन असली बेटा है। तो खैर वैसा ही कहानी है। तो इस दौरान करते करते एक बार बंसी कौल ने फिर कहा कि यार तिवारी शर्मा जी नाटक जो है लिख रही थी, वो आपने मना कर दिया है, सो तुम लिखोगे? मैंने कहा लिखूंगा, मुझे तो काम चाहिए, मैं करूंगा। तो NSD का सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन का करना था। तो छत्तीसगढ़ गए हम लोग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में, वहाँ कैंपिंग की। मैं रेजिडेंट राइटर के रूप में वहाँ रहा। और मैंने तब लोरिक चंदा पर उन्होंने कहा कि मेरा काम करने का मन है। लोरिक आइन जो है वो छत्तीसगढ़ में भी पॉपुलर है, MP में भी पॉपुलर है, और बिहार में भी है, तो उत्तर प्रदेश में भी है। तो मैं यहाँ से थोड़ा पढ़ करके अपनी स्क्रिप्ट लेके गया और वहाँ बैठ करके मैंने लिखना। एक गाना उसका जो बड़ा पॉपुलर हुआ, यही सिकंदरा रोड पर रास्ते में चलते चलते जो है, चंदा परस्ते तरसे हैं तारे, ओसुओं में रात रोए रोए रे सितारे। ये जो है गाना यहीं सूझा था, क्योंकि चांद और सितारे सब थोड़ा सा माहौल ऐसा था। तो हमारे वो गाना फिर बाद में बड़ा पॉपुलर गीत हुआ उस नाटक का। तो उसको लिखा। वहाँ रहते रहते अब क्या था कि आते थे, सामने बन रहा है नाटक, बंसीदा आते थे, वो कुछ अपना कंपोज करते थे, सब करते थे। उसके बाद एक्टर आता था कि भाई इसको डायलॉग दे दो, 4 डायलॉग इसके लिए लिख दो। तो फिर उसके लिए डायलॉग थोड़ा मैं कहीं घूम करके जाता था, फिर जो है डायलॉग लिख करके उसको चुपचाप उसका पार्ट जो है पकड़ा देता था। फिर होता था ये सीन थोड़ा चेंज करो, यहाँ एक ये करो। तो मैं डिमांड ले करके जाता था, फिर अपना घूम करके आया और उसको ये सप्लाई करता था। डिमांड एंड सप्लाई पर जो है राइटिंग की, लेकिन वो भी कम, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था, मैं लिखना चाह रहा था। और वो अच्छा, बड़ा अच्छा नाटक फिर बना और उसके काफ़ी शोज दिल्ली में भी शो हुए, उसके अच्छे रिव्यूज़ में मिले। तो वो एक लोरिक चंदा जो है, एक तारा टूटा उसका नाम पड़ा था। एक तारा टूटा, वो भी वहाँ रेखा देवार गाती थी। एक तारा टूटा पहाड़ पे गिरा, पटवारी की लड़का जुलुम किया रे, एक तारा टूटा पहाड़ पे गिरा। तो वहाँ भी मैंने एक छत्तीसगढ़ी में एक गीत भी जो लिखा, टूरी हवे लहरदार, झमकत गौरा बाजा, बुढ़वा ननकन चिनार, मारे रस रसदार, गली गली में टूरी घूमे लेके अपन झोरा, दिखिस न राम केरिया ना दमकल भाटा, कहाँ गए सब करवा करेला, कहाँ रे चुरपुर मिर्चा। ये दरअसल हमारे होरी का जो फाग है उसका रिदम पैटर्न भी है। बुढ़वा ननका चिनार रे, बुढ़वा ननका चिनार, ये फाग का टेक है। तो वो वहाँ मिला करके मैंने ये गीत जो है बनाया। तो ये भी खूब सारा पॉपुलर हुआ। उस तरह से करते करते वहाँ था, तभी मुझे फ़ोन आया कि वे पहला फ़ोन तो एक ड्रामेटिक फ़ोन आया कि पिताजी बीमार हैं, मैंने कुछ हो गया। तो अब हम वहाँ से भागे जा करके नाटक लिख चुके थे तब तक। तो भागे गांव पहुँचे, बोले नहीं ठीक तो है, हम वो किसी दूसरे के हमने फिर वहाँ से भागे। तो नाटक का शो भी देखना था, मन था। तो फिर यहाँ लौट करके आए, तो यहाँ सब ठीक था। उसी वक्त जो है वो इधर से NSD से फ़ोन आया कि वो कहाँ है, उसको ब्रिटिश काउंसिल वाले ढूंढ रहे हैं कि वो उसको जो रॉयल यहाँ जो है इनको जाना है, जा करके ज्वाइन करना है उसको लंदन में। तो वहाँ प्ले राइटिंग के लिए इसको जो है वहाँ हम भेजना चाह रहे हैं। तो उस वक्त मैं लिख रहा था। जब तक मेरे पास खबर पहुंचती तब तक वो मामला ड्रॉप हो गया। तो क्या अभी नहीं जाना है। फिर रॉयल कोर्ट थिएटर में भेजा जा रहा था, जो प्ले राइटिंग के लिए मशहूर है, जहां रेजिडेंट प्ले राइट जो है रह करके लिखता है। तो वो मेरे हाथ से निकल गया। तब हुआ क्या कि फिर हुआ कि चलो दूसरा चांस, तो इसका डिज़ाइनिंग इसका इलाका है। फिर मुझे माउंट व्यू थिएटर स्कूल लंदन जो है वो मेरे लिए एक चुना गया कि वहाँ जा कर के फिर डिज़ाइन की पढ़ाई करोगे। तो वो भी गए। तो उस वक्त पक्कड़ आदमी, मैंने एक पैसा लेकर के हम नहीं गए थे, ऐसे ही गए वहाँ। एक पैसा लेकर के हमने लंदन भी सैर कर ली। साथी जो था उसके पास थोड़ा पैसा था, हम लोग एक ही बैच में थे, तो दोनों लेकर के ये श्रीकांत भाई ही मैंने उनको एयरपोर्ट छोड़ने आया तो किराया उन्होंने दिया था। तो ऐसे करके जो है हम चले गए, लंदन गए, वहाँ पढ़ाई की। वहाँ राडा में मेरा मन था कि एडमिशन लो,
तो वहाँ रहते हुए मैंने राडा भी अप्लाई किया और राडा में एडमिशन मिल भी गया, लेकिन मेरी शर्त थी कि भाई मैं सिंपल नहीं हूँ, आई एम नॉट ए जनरल पर्सन, मैं स्कॉलर आदमी हूँ और आपकी ये ब्रिटिश काउंसिल ने भी मुझे स्कॉलरशिप दी है, इसलिए ये ज़रूरी ये है कि आप जो है मुझे एक स्कॉलरशिप दें और तभी मैं पढ़ने आऊँगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई हो चुकी है और मेरा स्कूल भी बहुत बड़ा स्कूल है और वो दुनिया का पूरा थिएटर पढ़ाता है। आप तो नहीं जानते दुनिया के दूसरे थिएटर के बारे में, लेकिन वो हमें पढ़ाता है। मैं यहाँ रहूँगा और मुझे यहाँ रहना नहीं है, सो मुझे आप एक स्कॉलरशिप दीजिए, मैं पढ़ करके फिर वापस जाऊँगा। मैं आऊँगा तो पढ़ने आऊँगा, मैं दूसरा कुछ नहीं काम करूँगा। क्या आप कहेंगे कि भाई अर्निंग करो और पढ़ो, तो मैं इसके इतना मेरे में पेशेंस है, मैं आऊँगा तो पढ़ूँगा। उन्होंने उस वक्त ले लिया, फिर मेरे पास खबर भेजी कि आप सेलेक्ट किए गए हैं। मैंने बहुत सारे कंट्री के लोग उस कोर्स में, फिर मैंने पूछा कि हाउ अबाउट माय स्कॉलरशिप, तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हुआ। फिर ठीक है, फिर तो स्कॉलरशिप जो है नहीं दी, तो हमने कहा हम भी नहीं जाते, क्योंकि अब मैंने अपने गवर्नमेंट से, मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मुझ पर इतना इन्वेस्ट किया हुआ, मैं गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांग सकता कि मुझे राडा पढ़ने के लिए दो। और उस वक्त ये जो है पढ़ाई के लिए लोन वोन का समझ नहीं था, नहीं तो हम हो सकता है चले जाते। तो लंदन ख़त्म करके आया, उसके बाद तुरंत भी मुझे डेनमार्क भी जाने का मौका मिला था। ये भी टिन का एक नन्हा सिपाही, द लिटिल टिन सोल्जर, जो डेनिश स्टोरी है, उसको 8 देशों में एक कैंपेन चल रहा था कि 8 देशों के लोग 8 भाषाओं में आज तरह से कैसे करते हैं। तो उसमें एक सिलेक्शन हमारी टीम का भी हुआ था, तो हम लोग गए थे यहाँ से डेनमार्क। तो वहाँ भी एक मज़ेदार वाक़या ये हुआ कि हमारी हिम्मत देखिए, पॉकेट में एक पैसा नहीं और हमें समंदर में जहाज़ में फेरी में ले जा करके छोड़ दिया कि यहाँ जो है आप जा करके थिएटर देखेंगे। तो सब लोग जब फेरी वापस आने लगे तो, लेकिन वो परफॉर्मेंस ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने कहा मैं तो देख के जाऊँगा, आप लोग जाओ। तो वो फेरी चली गई, फिर हम परफॉर्मेंस देखा, तो फेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए ले जाएगा, तो वो ला करके छोड़ दिया। अब तो गाड़ी तो है नहीं, लेकिन मुझे तब मैंने अंदाजे से अपना जो है अपना दिमाग लगाया और अंदाजे से 1-1.5 घंटे हम पैदल चलते हुए जो है एक सिटी स्क्वायर पर आ गए। तब हमने पूछा कि अब जो रास्ता कहाँ है, तब आधे घंटे बाद जो है हम अपने मकाम तक पहुँचे और वहाँ जो है लोग हैरानी से देख रहे हैं कि तू आ गया। तो अनजान से शहर में जो है अब वहाँ ये करता रहा। तो इस तरह से मुझे है कि और अंधेरे में जब करने की बात है तो उसका भी एक रिस्की, मैं अंधेरे में करने का मैं अंधेरे का एहसास करना चाहता था। तो औरंगाबाद हमें घुमाने के लिए ले गया था, तो उसमें सीढ़ियाँ चढ़ करके जाने का रास्ता है, एक जो है अंदर सुरंग से हो करके है। तो सुरंग से हो करके मसालची हमें ले करके गया। जब वापस आने लगे तो सब लोग सीढ़ियों से उतर गए और मैंने सबसे पीछे रुक गया और मैं चुपचाप जो है उस सुरंग में घुस गया। सुरंग में घुसते ही जो है मेरे सारे इंद्रियां जो हैं अचानक जो है जागृत हो गई, क्योंकि बताया गया था कि कुछ रास्ते खाई में जाते हैं और कुछ रास्ते नीचे जाते हैं। तो आप संभल के एक कदम भी इसमें गलत लिया तो आप गए काम से। तो अब मेरी सारी इंद्रियां धरती पकड़ के चल रहा हूँ, सब चीज़ छू करके एक कदम भी नहीं रख रहा हूँ। एक आध माचिस की तीली थी तो वो भी जला के ख़त्म हो गई और किसी तरह से मैंने एक वक्त उजाला देखा तो मैं उधर बढ़ा, फिर दिमाग में आया कि अरे इधर इस तरफ लेफ़्ट साइड जाऊँगा तो राइट साइड जाऊँगा तो सीधा खाई में जाऊँगा। तो मैं रुक करके भी सहन करके फिर जो है तब जा कर के बाहर निकला। तो वहाँ मसालची जो है मैं हैरानी से देख रहे हैं, क्या हुआ, आप अंदर जाओगे कि बाहर निकल, अंदर जाना है, नहीं अंदर नहीं। तो उसका अनुभव लेकिन मुझे काम आया कि अंधेरे में जब करने बैठा तो उसके जो सेंसेशंस थे, उसके जब एक्सरसाइज में तब्दील करता था उसको, यानी कि रियल एक्सपीरियंस जो है वो हमारे एक्सरसाइज में तब्दील होते हैं। तो ये इस तरह से भी काम किया। यहाँ आए, लगातार इस तरह से काम करते करते जहाँ भी मौका मिला हर जगह हमने चुनौती ली, नया कुछ करने की कोशिश की। और लगता था कि थिएटर है भी कि हर बार हम अथ से शुरू करके इति तक पहुँचते हैं कहीं, और हर बार हर चीज़ पढ़ने, हर जगह कोशिश करते रहे कि खंगालते रहें। नाट्यशास्त्र जैसी चीज़ है उसको भी खंगाल रहे हैं, अभी भी खंगाल रहे हैं, क्योंकि वो विश्व में जितने भी कुछ हो रहे हैं सब कुछ उसमें शामिल देखा जा सकता है, उसके प्रयोग देखे जा सकते हैं। तो ये करते 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 2012 में उस वक्त NTPC में कहीं मैं वर्कशॉप कर रहा था ऑफिसर्स के साथ, तो उसके वहीं पर एक खबर निकली कि भाई लोगों ने, सतीश आनंद जी ने बताया कि यार यहाँ संगीत नाटक अकेडमी का निकला हुआ है, इसमें अप्लाई करो तुम, डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट है ड्रामा। तो फिर खैर मैंने ऑनलाइन वहीं से अप्लाई कर दिया और एकेडमी के साथ मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि वर्कशॉप्स भी मैं जब पढ़ाता हूँ तो लोगों को पढ़ाना मेरा पसंद है।
तो मैं पढ़ाता हूँ तो पूरे दिन की भी क्लासेस लेता हूँ। तो लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में मेरे होने से होता क्या था कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाई भी जो है मैं उसको आसान बना देता था अपनी तैयारी करके, और सिंपल भाषा में, लैंग्वेज में, या किसी को भी कोई समझने में दिक्कत हो रही हो, चाहे तो वो मैं काम में रतन थियम हो, मानिककर हो, इन सब के साथ सीधा जो संपर्क मिला और सीधा इनके साथ जो कम्युनिकेशन हुआ, तो इस कारण से जब यहाँ बैठा मैं तो इनके पास जो है इन्होंने मुझे जो है वहाँ रविंद्र प्रणति करके एक समापन हो रहा था, उसमें रतन थियम का नाटक करना, वहीं मेरे पास इंटरव्यू का लेटर पता चला कि आ गया। फिर मैं यहाँ आकर के दिया तो पहले मुझसे यही पूछा गया कि लिख करके दो कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मैंने पूरे अपने प्लानिंग जो थिएटर को लेकर के हो सकता है वो दिया। उनके बाद उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू किया और आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन में मैं सबसे कमज़ोर था वहाँ, लेकिन अनुभव के कारण जो है उन्होंने उचित समझा कि मुझे ये काम सौंपा जाए। और मुझे लगता है कि एकेडमी के कई बार मैं सुनता भी हूँ या लोग कहते हैं कि भाई ही इज़ एसेट फॉर एकेडमी, कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 24 घंटे उनको अपनी सेवा दूँ। मैं कुछ भी करता हूँ, ये काम भी मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लिया ताकि इससे लोगों को जानकारी हो, बातचीत हो और नाटक के प्रति लगाव भी पैदा हो। तो ये 24 घंटे अब लगातार नाटक लिख रहा हूँ। अब तक मेरे पास 36, 37, 40 नाटक करीब मैं लिख चुका हूँ। अभी लेटेस्ट एक नाटक हाइपर डी 2019 भी लिखा है, जो फिर हम 2030 में उसको प्लेस कर रहे हैं कि आदमी जो है आइदर प्लास्टिक डॉल, गुड्डा या गुड़िया बनेंगी, तो लोग जो हैं अब उसके साथ जीने को मैंने सुख का पर्याय मानेंगे। ऐसी स्थिति आएगी तो क्या होगा, क्या हम उसमें सुख महसूस कर पाएंगे? जो आर्टिफिशियल ह्यूमन जो है हम क्रिएट कर रहे हैं, तो विश्व की पहली आर्टिफिशियल नायाब महिला बनाई है, वो 2030 में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और 6 महीने के लिए एक आदमी को ट्रायल पर दी गई है, तो इसी का हिस्सा है। तो ये हमारा लेटेस्ट नाटक है। लगातार एडिपस को लेकर के, पोस्ट एडिपस मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से आया है और आकर के अभी एक पार्लर में बैठ गया और पेडिक्योर करता है, कर दो कि मेरे पाँव का जख्म अभी तक जो है बचपन में जो सुई चुभोई गई थी जहर भरी, अभी तक नहीं भरा, पीप भरता है। अभी मुझे बताओ मेरे जैसा कौन आदमी है और शुद्धता क्या है ये बताओ मुझे। तो इसको लेकर के वो ब्यूटी पार्लर में बैठता है, पेडिक्योर करवाता है और पेडिक्योर करते हुए भारत की एक पैरेलल कथा सुनता है, जिससे जो भारत की कथा जो है वो सज़ा नहीं देती बल्कि मनुष्य के लिए दूसरा बेहतर रास्ता तलाश देती है कि ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। ये यहाँ ज़िंदगी ख़त्म कर देता है एडिपस। मैंने यूरोपीय उसमें थिंकिंग में कहें तो वो तो ज़िंदगी तुरंत आँख फोड़ लेता है ये अपना और उसकी पत्नी लटक जाती है, लेकिन यहाँ जो है ज़िंदगी को जो है सुंदर है, बेहतर है, चल रही है और ये समझती है कि ज़िंदगी कोई प्योर सी चीज़ नहीं है। ये प्योरिटी का प्रश्न जो है एडिपस उठाता हुआ इस नाटक में जो है दिखता है। तो ये भी अभी जहन में चल रहा है, इसमें कर रहे हैं 2-3 नाटक। तो ये तो हुआ कि जो आपके नाटक लेखन वाला काम है, निर्देशन वाला, वो भी साथ साथ चल रहा है। और अब आप कितने साल से संगीत नाटक अकेडमी? 7 साल हो गए। 7 वर्षों से 7 वर्षों से आप यहाँ संगीत नाटक अकेडमी में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा काम कर रहे हैं। हमको बताइए कि संगीत नाटक अकेडमी में ये जो डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा पद पर रहते हुए आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि ड्रामा के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में जो भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अधीन संगीत नाटक अकेडमी कैसे कलाकारों के लिए क्या योजनाएं बनाती है और ख़ुद वहाँ रहते हुए आपका क्या योगदान और अनुभव है? देखिए, आज़ादी के बाद ये संगीत नाटक अकादमी की परिकल्पना हुई 1952 में। ऐसा महसूस किया गया कि जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं या सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ जितनी हैं वो हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत सरकार की ओर से इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमारे जो नृत्य के रूप में, संगीत के रूप में, नाटक के रूप में जो भी हमारी अभिव्यक्तियाँ बनती है उसको हम संरक्षित करें, आगे बढ़ाएं और नए नए उसके भाष्य तैयार करें, उसके नए एक्सपीरियंस तैयार करें जो कम्पीट करे पूरी दुनिया से। और इसको 1953 में जो है बाकायदा इसको पार्लियामेंट में ला करके फिर जो है इस पर विचार हुआ और इसकी स्थापना हुई और 3 अकादमियाँ एक साथ स्थापित हुई और कला, साहित्य और संस्कृति यानी ललित कलाएँ भी साथ में आ गई और जो लिटरेचर है वो भी साथ में आया और परफॉर्मिंग आर्ट्स,
थी, और तीनों कलाएं एक साथ आई, और इसके ज़रिए हमने पूरे देश में जो है आंकना शुरू किया कि हमारे देश में ज़रूरत क्या है संस्कृति को संरक्षित करने में, आगे बढ़ाने में। और आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि अभी इस देश का सबसे बड़ा परफॉर्मिंग आर्ट्स का आर्काइव जो है संगीत नाटक अकादमी के पास है। और उस वक्त तो फिल्मों के लिए भी हम ही देख रेख करते थे, अकादमी ही देख रेख करती थी, तो फिल्मों के अवार्ड्स भी संगीत नाटक अकादमी ही डिसाइड करती थी। बाद में ये लिविंग ट्रेडिशंस से जुड़ा हुआ मामला आया, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को अलग कर दिया गया, और उसके बाद जो है लिविंग आर्ट्स जो हैं उनको इस दायरे में संगीत नाटक अकादमी के जिम्मे रखा गया। तो संगीत नाटक अकादमी ने एक साथ तो डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, पूरे देश में जो कुछ है, जो भी कलाकार है उनको प्रेजेंट करना शुरू किया, उनको पुरस्कार देना शुरू किया, साथ साथ तरह तरह की स्कीम लानी शुरू की। और भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है उसको ये सलाहकार के रूप में काम करती है। उनकी सारी स्कीम में एक सलाहकार के रूप में तो होती ही है, साथ साथ कई सारी स्कीम को सीधे सीधे भी देखती है। तो एक तरह से कहें कि हम संस्कृति के बड़े फलक के लिए जो तैयारी होती है वो संगीत नाटक अकादमी ग्राउंड लेवल जो है वो तैयार करती है। संगीत नाटक अकादमी जो है, जैसे JNMDA जैसा संस्थान है जो मणिपुर में है, तो वहाँ ज़रूरत महसूस हुई कि मणिपुरी डांस जो है अपने आप में एक विलक्षण डांस है, वहाँ इसकी एक अकादमी स्थापित होनी चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब वहाँ गए, उन्हें लगा कि यार ये तो कमाल की चीज़ है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, तो एक संस्थान वहाँ स्थापित हुआ। ऐसे ही बाद में कुडियट्टम केंद्र जो हमारी क्लासिकल संस्कृत नाटक की परंपरा है उसको आगे सदियों से आगे लेकर के चला आ रहा है, तो उसका एक केंद्र केरला में भी हम लोगों ने स्थापित किया, छाऊ का किया। और बाद में जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इसकी संकल्पना हुई और इसकी भी स्थापना बाद में संगीत नाटक अकादमी ने किया, और इसे ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कथक केंद्र चलाती है। ये सत्रिया जैसा फॉर्म है, डांस फॉर्म है असम का, वहाँ चलाती है। छाऊ जैसा ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट इन्होंने जो है डेवलप करने की में लगी हुई है, और झारखंड में ये चल रहा है, इसका एक यूनिट चल रहा है। इस तरह से काम हो रहे हैं। और हमारी अपनी ग्रांट देने वाली स्कीमें हैं, हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, कोई भी आदमी क्रिएटिव रूप में करना चाहता है। तो ये आपने अच्छा बताया, इसी पर हम आ ही रहे थे। आपने अभी तक जो हमें बताया वो एक तरह से संगीत नाटक अकादमी की संस्थापना और उसके उद्देश्यों का एक ओवरव्यू जैसा दिया। जी। लेकिन अभी वहाँ पर काम करते हुए, वहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा रहते हुए आपकी अपनी भूमिकाएं क्या होती हैं, और इन वर्षों में जब से आप इस पद पर हैं, इस जिम्मेदारी में हैं, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं संगीत नाटक अकादमी की आपकी ड्रामा इकाई की ओर से? अब मैं यहाँ से बाहर संगीत नाटक अकादमी में आने से पहले जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मैंने 1996 में पोस्ट डिप्लोमा किया। उसके बाद से लगातार पूरे देश भर में घूमता रहा है, नाटक लिखता रहा, पढ़ाता रहा, करता रहा। और वही बाद में जब 2012 में ये मौका मिला कि संगीत नाटक अकादमी में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन करूं, और यहाँ भी मुझे वही काम था कि मुझे नाटक को देखना था। पूरे देश में जो भी नाटक हो रहे हैं उन पर नज़र रखनी थी, उसके टैलेंट्स पर नज़र रखनी है, और उसके लिए जो बेहतर योजनाएं हो सकती है वो सोचना है, और सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करें। एकेडमी जो है, मिनिस्ट्री के अपने स्कीम्स होते हैं, लेकिन एकेडमी कई बार जो है कई सारी नई योजनाओं की शुरुआत करके देखती है, परखती है, जांचती है। तो ये काम लगातार होता आ रहा था। मेरे आने के बाद ये हुआ कि हमने, एक तो मेरी धारणा ये बने कि हमारे सारे स्रोत जो हैं वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। अमूमन नाटक के क्षेत्र में भी मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इंटीरियर की तरफ से, जो उनके मन में रामलीला का एक्सपीरियंस है या नौटंकी का एक्सपीरियंस, या अपने आसपास जो इस तरह के संगीतक परफॉर्मेंसेस होते हैं, जो बची खिंची परफॉर्मेंसेस हैं, उनका एक्सपीरियंस है, और फिल्मों का एक्सपीरियंस है। इन दोनों को लेकर के ये देश भर में घूमते रहते हैं। तो टैलेंट हमारे वहाँ छिपे हुए हैं, और उनको कनेक्ट हम अभी नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने, मेरे आने के बाद खासकर मैंने ये कोशिश की कि हम इंटीरियर्स में पेनिट्रेट करें, जो हम ग्रास रूट लेवल पर जाएं, जहां हमारे स्रोत हैं वाकई, वहीं जा कर के हम फेस्टिवल करें। इसको एक उदाहरण से समझाइए, ये जो अनुभव है, उदाहरण के पर ये जो रिमोट तक जाना, ग्रास रूट तक जाना, इसको किसी एक उदाहरण से। उदाहरण के रूप में ये है कि पहले
जब मैं आया तो पहले ही जब मेरी प्लानिंग आई तो मैंने कहा कि भाई मैं खेतों में रंगमंच करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि खेत में मैं मंच जमाऊँ और हज़ारों लोग उसको देखने के लिए आएँ। तो पहले लोगों को लगा कि ये क्या तुम बात कैसी कर रहे हो, इसमें तो बहुत माने खर्च है, बहुत मुश्किल काम है, ये अभी तक हुआ नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो ऐसी कोशिश करने के लिए हमने एक बार आजमगढ़ की तरफ हम बढ़े। तो आजमगढ़ पूरा गांव नहीं है, लेकिन वहाँ हमने मैदान में जो है लगाया। और मैदान में ये कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पटना में भी रहा तो वहाँ भी बड़े बड़े शास्त्रीय प्रोग्राम होते थे खुले मैदान में और हज़ारों की संख्या जो आकर के देखती थी। वैसी ही मेरी संकल्पना थी। तो आजमगढ़ में जब मैंने ट्राई किया, जजी का मैदान जो है वहाँ जब किया तो रात सुबह 11 बजे से ले करके हम रात 11 बजे तक एक्टिव होते थे और हमारी एक भी कुर्सियाँ खाली नहीं रहती थी। एक उठता था तो दूसरा आके बैठ जाता था। यहाँ देखने की भूख है, जहाँ सांस्कृतिक भूख जिसको कहें तो वो उस जनता के पास है, उसे देखने को नहीं मिलता है। वैसा ही फिर जब हमने गुलाब बाई और नौटंकी को लेकर के काम करना चाहा या नौटंकी और दूसरी सारी सांगीतिक कलाओं को एक साथ देखने की कोशिश की तो हम कानपुर गए और साथ में गुलाब बाई का जो गांव है ठठिया, वहाँ हमने प्रोग्राम किया। तो वहाँ ख़ास बात जो मैं सोचता था कि मैदान कटे थे उस वक्त, जो खेत फसल तैयार हुई थी कट गई थी, तो उस पर ट्रैक्टर चलवाया, समतल करवाया। उसके बाद जो वहाँ एक बड़ा सा अच्छा सारे मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ बना हुआ स्टेज लगाया, हैंगर लगे, दर्शकों के लिए पंखे लग गए और फिर जो है तकरीबन 3000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की। और वहाँ भी वही हाल रहा कि गांव-गांव से लोग आ करके वहाँ आते थे और सुबह से शाम तक बैठ करके पूरे भारत को देखते थे एक साथ। और तब हमारा वहाँ के कलाकारों ने जो भूल चुके थे कि गुलाब बाई जो पद्मश्री रही हैं वो उसी मिट्टी की उपज हैं, तो उनको फिर जो है याद आया कि अरे इतनी बड़ी कलाकार थी हमारे यहाँ और ये सब लोग उनको याद कर रहे हैं, उनकी ये प्रतिष्ठा है। तो दरअसल एक प्रॉब्लम मुझे ये भी समझ में आई कि हम लोग बड़े बड़े शहरों में तो कलाकार को प्रतिष्ठित कर देते हैं, लेकिन उनकी अपनी जड़ों में ही जो उनका जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं मिलता। तो ये हमारा दायित्व है कि हम उनको अपनी जड़ों पर भी सम्मानित करने की कोशिश करें, वहाँ भी उनकी पहचान बनाएं और वहाँ उनको एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें। और ये काम हम लोगों ने किया। तो टीकमगढ़ भी गए हम लोग, बाद में हम अब लगातार छोटे छोटे शहरों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये हिचक नहीं रहे हैं कि हमें सुविधाएं कहाँ से आएंगी। सुविधाएं आज की स्थिति में जो है हम कहीं भी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हुई है। डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि हम जो अनडेवलप्ड एरिया है वहाँ भी हम उसको भी सुविधा से वंचित ना करें। अभी हम क्या है कि मंच की तरफ जाते हैं। अब मंच शहर में ज़्यादातर बने हुए हैं। रविंद्र रंगशालाएँ जितनी बनी उसकी जहाँ भी परिकल्पना की गई तो वो सारे शहरों के लिए की गई। उनका यदि गांव में होता तो आज गांव का परिदृश्य गांव की तरफ होता थोड़ा, तो गांव का परिदृश्य बदला होता। तो हमें लगता है उनकी जो जैविक संसाधन है और जैविक संसाधन के जरिए जो संस्कृति कर्म हो सकता है, जो नाटक का कर्म हो सकता है। और नाटक ऐसी विधा है जिसको पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि वो आत्मविश्लेषण से लेकर के सामाजिक विश्लेषण भी करता है और जो बातचीत के लिए, एक डायलॉग के लिए जो है आदमी को तैयार करता है, जो एक अहिंसक माध्यम है। तो ये क्योंकि इसकी स्थापना में भी वही है कि भाई समाज में गड़बड़ होगा तो नाटक खूब ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि डायलॉग होंगे और डायलॉग होंगे तो मसले का कोई हल निकलेगा। तो आज जिस तरह से हम देखते हैं जो कन्फ्लिक्ट्स हैं और जो ऐसी चीज़ों के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट है जो देखा नहीं जा रहा है, अनसीन है, इनविजिबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और हमें महसूस भी नहीं होता। इसलिए भी ज़रूरी है कि नाटक जो है एक सामुदायिक चिंतन की तरफ आदमी को ले जाता है। सामुदायिक होने का मतलब है फिर सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना, जहां आदमी अकेला नहीं होता। अकेला होने पर वो असुरक्षित महसूस करता है। तो ये एक सुरक्षित माध्यम जो है, सुरक्षा के दायरे में रह करके सबके लिए सोचा, जहां और नाटक या कलाएं करती क्या है कि सबको एक जैसे उसके जैविक अवयवों को देखती हैं, ना कि उसके जैविक पहचान को देखती हैं जो बाद में बनती है जीवन के बाद से। तो कलाएं यही करती है, बार बार मनुष्य को जो उस इलाके में ले जाती हैं जहां वो मनुष्य बनाती हैं उसे। और इसलिए नाटक चूँकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आर्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी सारी कलाओं को तो प्रश्रय मिल जाएगा, क्योंकि वो सुर लय और ताल में चलने वाली कलाएं हैं।
उसमें कोई विवाद नहीं है। विवादी सुर होता है तो वो कभी कभी अपवाद के रूप में लाया जाता है, अमूमन नहीं लाया। लेकिन नाटक क्या है कि उसके लिए विवाद ही जो है उसकी खुराक है, और समाज विवाद से कभी बच नहीं सकता, विवाद रहेगा ही रहेगा। तो उस पर चिंतन मनन और उस पर भी एक सौंदर्य का बोध जो है क्रिएट करने के लिए, सौंदर्य की एक दृष्टि देने के लिए, ताकि वही शिफ्ट करे समाज की तरफ। तो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ एकेडमी में आता हूँ तो मैं ये एक रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पूरे भारतवर्ष में किधर हमें जाना चाहिए, किस इलाके को हमने छोड़ा हुआ है। जैसे अभी एक लगता है कि आदिवासियों पर खूब सारा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आदिवासी इस मुल्क में बहुत फैले हुए हैं, सुदूर इलाकों में फैले हुए हैं, और एक खिसकते जा रहे हैं कहीं, और वो दूसरों कई बार जो है उनका संघर्ष शासन सत्ता सबसे होने लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको हम एक्सप्रेशन के लिए, जब ये हम थिएटर जैसा माध्यम उनको सौंपेंगे तो वो एक्सप्रेस कर पाएंगे जो भी है, और वो मंच पे करेंगे, इसलिए अहिंसक हो जाएगा, और इसके बाद कहीं डायलॉग की स्थिति बनेगी। तो ऐसे इलाकों में भी हमें इस रंगमंच को ले जाने की ज़रूरत है। शिक्षा में भी रंगमंच की अभी भूमिका सोची जा रही है, इस तरफ भी काम हो रहा है लगातार। बच्चों को के थिएटर को लेकर के अभी एकेडमी में बहुत काम नहीं हुआ है, उस पर हम लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और नाटक चूँकि जीवन के करीब रहता है, तो जीवन में जो कुछ है और मना ही नहीं करता, तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी जिसको एक्सप्रेस करता किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्या विषय वस्तु सब कोई बनाए, यहाँ मना ही नहीं है। ये है कि प्रदर्शन करने के लिए समय यही सीमा तय की गई है। समय सीमा के अंदर खास लोकेशन में, खास ढंग से, खास तरह से एक दर्शक को देखने वाला एक प्रयोक्ता हो, इतनी ही शर्त यही है। विषय दुनिया भर के कुछ भी हो सकते हैं, सारे विवाद यहाँ जगह ले सकते हैं। तो नाटक जब इतनी बड़ी भूमिका निभाता है तो इसमें इतिहास और सारे विषय इसमें शामिल होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इसको प्राइमरी लेवल पर जो है इसका प्रयोग करने की छूट दें, क्योंकि बच्चे। लेकिन अब ये जो प्रयोग की जब बात आती है और ख़ास तौर पर एक संस्था के रूप में, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि भारत अपनी भौगोलिक संरचना में भी विशाल है और सांस्कृतिक विविधता में भी है, और जब नाटक की बात करेंगे तो उसके भी अनेक रूप मौजूद हैं। तो जब आप उसमें एक एजेंट के रूप में या उसमें एक सक्रिय हस्तक्षेपकर्ता के रूप में जब आप इस काम को करने उतरते हैं तो क्या चुनौतियां सामने आती हैं, ये जानना दिलचस्प होगा। क्योंकि आखिरकार आपकी अपना बोध निर्मित होता है एक निश्चित सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र से, और उसको फेस करना होता है एक शेष भारत के साथ। तो उस समय क्या चुनौतियां आती हैं, और बहुत सारे नए उद्घाटन सामने खुलते हैं कि अरे ये तो हमने इस तरह से देखा ही नहीं था, समस्या को इस तरह तो हमने कभी समझा नहीं था। हाँ, ये होता है, क्योंकि देखिए आज हम विकास करते करते ऐसी अवस्था में पहुँचे हैं जहाँ मुद्रा सबसे बड़ा रोल निभाता है हमारे कुछ भी चुनने में, एक कॉमर्शियल एंगल जो काम करता है। और नाटक ऐसा क्षेत्र है कि नाटक अभी, और हिंदी बेल्ट खासकर, दूसरे बेल्ट की बात नहीं है, जहाँ क्षेत्रीय भाषाएं हैं वहाँ क्षेत्रीय फिल्में साथ साथ बन रही हैं, नाटक भी हो रहा है, तो वहाँ कलाकार जो है नाटक और इसमें दोनों में काम करके अपने आप को सस्टेन कर रहा है। उसे वो अपना जुनून भी ठीक करता रहता है, उसका पैशन भी काम आता है, और वो प्रोफेशन के रूप में भी ले रहा है, यानी कॉमर्शियल फ़ायदा भी उसको मिल रहा है। हिंदी बेल्ट में क्या है कि हमारी हिंदी बेल्ट में हिंदी पट्टी में फिल्में नहीं बनती हैं, उनके स्टूडियोज़ यहाँ नहीं हैं, वो बनती हैं कहीं और दूसरे इलाके में, तो हमें पलायन करना पड़ता है। तो हिंदी के कलाकारों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये पलायन करके कहीं और जाते हैं, वहाँ जा कर के ये अपने आप को साबित करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। इसलिए अभी करना क्या चाहिए कि राज्य के स्तर पर यदि हम नाटक को ज़रूरी मानते हैं तो हमें हर प्रदेश में जो है रिपेटरी कंपनियाँ खोलनी चाहिए। उसके अलावा रिपेटरी कंपनियाँ कब समृद्ध होंगी, नए नए प्रयोग करेंगी, जब हमारे पास जो है स्थानीय स्तर पर प्रदर्शनकारी कला विधाओं के लिए जो है स्थानीय स्रोत मौजूद रहेंगे, यानी रॉ मटेरियल मौजूद रहेगा, लोकप्रिय फॉर्म लोक कलाएं मौजूद रहेंगी।
तो इस तरह से लोक कलाओं को भी संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नाटक के लिए खुराक का काम करती है। हर बार जो है नाटक को नए एक्सपेरिमेंट के लिए मुहैया कराती है, नए सामान, नए उदाहरण, और उसके साथ साथ रीजनल स्तर पर होंगी। तो रीजनल स्तर पर क्या होंगे कि हमारे कलाकार जो है वहीं सीखेंगे, वहीं बढ़ेंगे, वहीं उन्हें रोज़गार की संभावना दिखेगी, फिर उन्हें पलायन के लिए कुछ रुकेगा। अब यहाँ हमको ये बताइए कि चाहे बड़े शहर हों, छोटे जनपद हों, गांव हों, उनमें जो लोग तो आज सक्रिय हैं वो तो इन योजनाओं का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कलाकारों के साथ ये होता है, ख़ासतौर पर जीवन के अंतिम वर्षों में, जब वो एक तरह से रिटायरमेंट के बाद का जीवन जी रहे होते हैं या किसी और वजह से ऑब्सोलीट हो जाते हैं, उनके लिए संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से क्या योजनाएं हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं या ख़ुद उनका जो मौजूदा समय है वो कष्टों से ना गुजरे, क्योंकि उन्होंने 40 साल, 50 साल, 60 साल अपने बहुत महत्वपूर्ण वर्ष कला सृजन में लगाए हैं। ये तो हमें लगातार लगता था कि हम जब कारण जी को भी देखते थे कि वो अंतिम वर्षों तक भी जो है स्ट्रगल करते रहे, या अभी भी हम कई सारे निर्देशकों को देखते हैं जो दुनिया भर के लिए महान निर्देशक हैं, लेकिन वो भी चुनौती है उनके सामने जीविका हासिल करने की, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, और ये लगता है इतनी जल्दी जाएगा नहीं। और स्टेट जैसे संस्कृति मंत्रालय की पेंशन की योजनाएं हैं, पेंशन की योजनाएं, लेकिन वो भी कितने मिलते हैं, 4000 5000 मिलेंगे तो उससे आर्टिस्ट कितना, लेकिन वो भी मिलता रहे तो परिवार में उसकी स्थिति जो है अनिवार्य हो जाती है कि 4000 5000 का आना भी जो है एक व्यक्ति के ज़िंदा रहने के कारण जो है, जिसने कला की सेवा की, ऐसा है और लोग ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है कि अभी एक आदमी के पास 5 6 7 आईडी होते हैं, तो अब वेरिफिकेशन किसका करें, क्या करें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। और हम लोगों ने अब तक जो है ये नहीं किया कि कितने आर्टिस्ट किस विधा के कितने कलाकार हमारे देश में हैं, ये हम अभी तक तय नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है जनगणना के साथ हमें एक कॉलम ये भी जोड़ लेना चाहिए कि कम से कम 10 साल में हम एक बार जान लें कि हमारे देश में आर्टिस्ट कितने हैं, क्या हैं, उनके लिए किसकी प्लानिंग की ज़रूरत है। ऐसा कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है? प्रस्ताव है और ऐसी कोशिश हो रही है कि हम इस देश में पूरे आर्टिस्टों को जो है डाटा इकट्ठा कर लें। तो एक मुश्किल ये होती है कि हम इन्फॉर्मेशंस वो पहुंचाए कैसे, और धीरे धीरे जो हम तरक्की करते जा रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को जो है डिजिटलाइज कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो यहाँ भी ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई जो गांव में बैठा आदमी है वो ऑनलाइन कैसे, वो मोबाइल तो देख सकता है लेकिन मोबाइल वो अपने इंजॉयमेंट के लिए देखता है, ना कि अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए देखता है। तो इस दोनों में फ़र्क है कि उसके पास मोबाइल, हाईटेक मोबाइल होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके एप्लीकेशन भर देगा, अपना डाटा भेज देगा। वो दूसरों का सप्लाई डाटा जो है उसको वो निकालता है, उसको देखता है। तो ये हमारे पास सामने समस्या है, इसलिए हमें जो है अब ग्रास रूट लेवल पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। और लगातार ये ICH जैसा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, एकेडमी जिसकी नोडल एजेंसी है, वो कर क्या रही है कि ICS जैसे प्रोजेक्ट को लेकर के वो इसका है कि डाइवर्स कल्चरल एक्सप्रेशंस को पहचानना और उस पर एक स्टैंडर्ड रिसर्च करना, स्टैंडर्ड डाटा जो है सब लोगों को उपलब्ध कराना। वो मतलब पढ़े लिखे लोगों की ये जिम्मेवारी है कि वो एडवोकेसी में उतरें। अब तक कल्चर के फील्ड में क्या होता है कि हम एडवोकेसी नहीं करते, हम उसकी कॉन्ट्रैक्टरी करने लगते हैं, हम उसके एजेंट बन जाते हैं। और एजेंट का काम होता है कि वो अपने घर को भरे, एडवोकेट का काम होता है कि वो अपने क्लाइंट को जो है फ़ायदा पहुंचाए, उसका जो हक है वो उसको दिलवाए। तो इसमें जो है हमें कई सारे पढ़े लिखे लोगों को अभी जो जमात है संस्कृति कर्मियों की, उसको कन्विंस करने की ज़रूरत है कि आप एडवोकेसी में उतरिए। जो हमारे बुज़ुर्ग कलाकार हैं उनके इन्फॉर्मेशंस पहुंचाइए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है तो उनको पेंशन कहाँ से मिलेगी, उनके डाटा ठीक से रखे नहीं जाते। हमारे यहाँ जो है लोकल म्यूज़ियम हम नहीं बना पाए हैं, जैसे पंडवानी का एक म्यूज़ियम होना चाहिए जो लिविंग आर्ट म्यूज़ियम के बिना पर उस तरह से जो अच्छा है। हम समझते हैं कि जैसे आपने पंडवानी का जिक्र किया, मैंने हस्तक्षेप इसलिए किया क्योंकि इस दिशा में ज़रूर ही संगीत नाटक एकेडमी अपना रोल निभा रही होगी, जिससे कि वो जो म्यूज़ियम है वो भी एक रूप ले। यहाँ पर
बातों के इस क्रम को लगभग बिल्कुल समापन पर पहुंचाते हुए मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे वो दर्शक जो दूर दूर तक इस समय देख रहे हैं और संगीत नाटक अकेडमी द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उसका अंग बनना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे देखिए सीधा सा है कि अब या तो आप जो है रिकॉर्डिंग करके अपनी इच्छा जाहिर करें और भेजें। संस्कृति मंत्रालय भेज सकते हैं, हमारे एकेडमी भी भेज सकते हैं। कैसे भेजें? किसी भी तरह आप और रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हमारा ऐप भी है, हमारे वेबसाइट हैं, तो वेबसाइट पे भी अपलोड भी कर सकते हैं। अभी मुझ में कलाकार जैसी स्कीम है, जिनको लगता है कि मुझ में कोई कला विधा छिपी हुई है, तो उस कला विधा को निकाल करके वो जो है रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचा सकते हैं। हम अभी जैसे उड़ीसा के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट के बिसीपाड़ा गांव में एक अद्भुत रामलीला होती है। 10 दिन पूरा गांव जो है मिल करके करता है, जो हर आदमी जो है उसमें पार्ट लेता है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ा आदमी वही किरदार होता है, और दूर दूर से लोग रात भर जा कर के देखते हैं। तो उस तरह की चीज़ें तभी मिलती हैं जब वहाँ से कोई एडवोकेसी करता है, कोई सूचना आती है, कोई तो लगातार सूचित करते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि एडवोकेसी की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय ये जो कॉन्ट्रैक्टरी चली आ रही है उसके बजाय। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आपकी ये संस्थान द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं और उसका अंग बनने के लिए तमाम जानकारियाँ मिली होंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम आपके बहुत आभारी हैं सुमन जी कि आपने हमारे लिए इतना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे संगीत नाटक अकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा और मशहूर नाटककार सुमन कुमार। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में तो हमें ज़रूर लिखिए contact@guftguwithirfan.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।